हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। हम आज के लेक्चर में डायरेक्टर्स का पार्ट शुरुआत कर रहे हैं। सर क्या ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मोस्टली टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे एंड बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सी व्हाट हैपेंस इज दैट इज सीएमए इंटर के सिलेबस के अंदर डायरेक्टर्स का पोर्शन बहुत कंसाइज है और बहुत दैट इज इंट्रोडक्टरी बेसिस के ऊपर है, जो कि आपको इन फाइनल्स में बहुत डिटेल्ड में है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अगर आप देखोगे दैट इज डायरेक्टर्स के अंदर प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर दिसंबर 24 अटेम्प्ट के अंदर लॉ के पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टर के पूछे, दैट इज डिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था जो कि आपके सिलेबस का पार्ट था ही नहीं। इन दैट सिनेरियो दैट इज आपके मॉड्यूल में वो क्वेश्चन था ही नहीं। सिंस वो वाले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने वैसा क्वेश्चन पूछा था। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, सारे पहले मॉड्यूल की चीजों को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ जो एडिशनल टॉपिक्स एक स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए डायरेक्टर्स के प्रोविजन के रिलेटेड हम उनको भी कवर करेंगे, बिकॉज वी गोइंग टू टेक नो रिस्क फॉर दिस अटेम्प्ट। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अपन क्विकली इसका एक रिवीजन वीडियो करते हैं। ठीक है, अच्छा एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई होप दैट इज आपने कभी ना कभी डायरेक्टर्स के बारे में थोड़े आइडिया लेकर के आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। अगर इफ आपको कोई भी आइडिया नहीं, यू आर स्टिल गुड टू गो फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, चलो विदाउट मिस्टिंग सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट। अब सर डायरेक्टर्स कौन होते हैं? सर डायरेक्टर्स अब प्राइमरी देखो कंपनी के अंदर ना दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं दैट इज शेयर होल्डर्स एंड सेकंड होते हैं डायरेक्टर्स। एक होते हैं शेयर होल्डर्स एंड एक होते हैं डायरेक्टर्स। सर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर दोस पर्संस हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे ओन्स द कंपनी, दे इन्वेस्ट देयर अमाउंट ऑफ फाइनेंस, दैट इज बेसिकली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कंपनी के ओनर बनते हैं। एट द सेम टाइम डायरेक्टर्स कौन होते हैं? Directors are that person who manages the affairs of the company, who conducts the operations of the company. See, रिलायंस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, टाटा कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, सारे हम ओनर्स है, फिर सारे शेयर होल्डर्स जाके बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए शेयर होल्डर्स की हर साल एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं हमने एजीएम, और उसके अंदर दैट इज कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे दैट इज क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। So nothing but directors are the elected representatives of the shareholders. Directors are the elected representatives of the shareholders. चलो देखो, so directors are the persons who manages the affairs of the company. See, so directors are those persons who manages the affairs of the company on day to day basis. ठीक है, डे टू डे बेसिस पे जो भी मैनेजमेंट के काम होते हैं, जो भी ऑपरेशनल वर्क होता है, वो कौन करते हैं? डायरेक्टर्स लोग करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर्स की डेफिनेशन देके रखिए सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर। अब डायरेक्टर का मतलब क्या? सी इंडिविजुअली इट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्टर एंड सेट ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिलायंस कंपनी के अंदर भी बहुत सारे डायरेक्टर्स है, तो सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठे अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और एक इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को भी कॉल्ड एज जस्ट अ डायरेक्टर। See, director means the director who is appointed at the board of a company. So, director means the person who is appointed at the board of the company. So, it is simple. That is, the board of director consists of set of directors, and individual person is just called as a director. Clear हुआ क्या? So, basically, directors are those person who manages or conducts the affairs of the company. So, basically, company के affairs को manage करने के जो persons होते हैं, they are called as a directors. And director, as per section 2, clause 34 of the Companies Act 2013. Director means the person who is appointed at the board of a company. Director means the person who is appointed at the board of the company. Director कैसा व्यक्ति होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सर कौन डायरेक्टर बन सकता है? कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है, कोई भी। सर कोई प्रोफेशनल या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? देयर इज नो प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्हिच इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। आपको अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको कोई भी प्रोफेशनल या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लॉ के अंदर ऐसा कुछ चीज प्रोफाउंड करके तो नहीं रखा है। यू मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड इन, बट इन ऑर्डर टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी यू मस्ट possess डिन। आपके पास डिन नंबर होना चाहिए। सर डिन क्या होता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज एमसीए की वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग डिन भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिन नंबर ऑब्टेन करने के बाद आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। सो ए हु कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? एनी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल व्यक्ति होना चाहिए डायरेक्टर बनने का। ओनली नेचुरल पर्सन कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं? तो आंसर इज नो। भाई कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको मैनेज करने के लिए लोग लगेंगे। सो इन दैट सिनेरियो ओनली एंड ओनली
individual natural person can be appointed as the director. There is no educational, no professional qualification which is being required for being appointed as a director. नेक्स्टली दैट इज आपके पोजेशन में, दैट इज यू मस्ट हैव डिन नंबर, आपके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी. क्लियर है? सो ए, directors are the persons who manages the affairs of the company. Next definition, as per section 2 clause 34 of the Companies Act 2013, director means a person who is appointed at the board of the company. Once again, director means a person who is appointed at the board of a company. Single person is called as director. Collective group of director is called as a board of directors. Next, that is, there is no educational qualification, there is no professional qualification which is being prescribed for appointed as a director, but you must be in possession of DIN. अगर आपके पास DIN है तो you are good to go, you are eligible to be appointed as a director of any company. क्लियर हुआ क्या? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं. सी, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. नो पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर, कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता अनलेस ही हैज अ डिन. तो जैसे मैंने बताया आपके पास डिन होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विदाउट विच यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, अगर आपको डायरेक्टर बने तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट, दैट इज एमसीए की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म्स भरने पड़ेंगे अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस, जिसका एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा प्रोसीजर अपन लास्ट में कवर करेंगे. ठीक है? एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद फीस. आपको रिक्विजिट फॉर्म भरना पड़ेगा, अलॉन्ग विद आपको फीस भरनी पड़ेगी. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करेंगे प्रॉपर. अगर आपका एप्लीकेशन लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ग्रांट यू डिन, और एक बार आपको डिन मिल गया उसके बाद आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बन डेफिनेटली सकते हैं. ठीक है? सो सेक्शन 153 प्रिस्क्राइब्स द प्रोविजन फॉर ऑब्टेनिंग डिन. सो सेक्शन 153 बात करते हैं किसके? डिन के एप्लीकेशन की. सो आप सेक्शन 153 के अनुसार जो भी प्रोसीजर मेंशन्ड है, आप एप्लीकेशन फॉर डिन करते हो, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्क्रूटिनाइज, दैट इज चेक किया और वेरीफाई द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फॉर्म. जो आपने फॉर्म भरा है उसके सारी पर्टिकुलर्स को चेक किया जाएगा, फीस को देखा जाएगा. एट द सेम टाइम अगर एप्लीकेशन इज ट्रू एंड फेयर, हर एक चीज में कंप्लीट है, तो आपको डिन अलॉट किया जाएगा. एंड वंस द डिन इज बीइंग अलॉटेड टू अ पर्सन, दैट पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी. क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन. कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट स्पेसिफाई, हियर दे हैव मेंशन्ड डज नॉट स्पेसिफाई. क्या बोला है? सिंपली बोला है डज नॉट स्पेसिफाई एनी अकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग डायरेक्टर. अगर आपको किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपके पास कोई अकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत. सर ये डिग्री लिया तो बन सकते हैं क्या? देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट. कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. हाँ, नो डाउट आप किसी अनपढ़ को देखो बना सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, क्या बना सकते हो, बट दैट पर्सन मस्ट हैव रिलेवेंट skills, experience in that particular year. See, if a person इज नॉट सो बेसिकली कोई कभी स्कूल नहीं गया बट उसको मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज है, उसको बिजनेस बहुत समझता है, तो आई एम वेलकमिंग दैट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी. रीजन बीइंग उसको उस एरिया की बहुत नॉलेज है, वो एक एमिनेंट पर्सन है, डिलीजेंट पर्सन है, उसको वो एक्सपर्टीज पर्सन है, उसको उस बिजनेस के बारे में बहुत चीजें प्रॉपर तरीके से समझते हैं. एंड डायरेक्टर का मेन काम क्या है? डायरेक्टर का मेन काम यही है कि बिजनेस के अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज करना. क्लियर है? सो बेसिक देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नाइदर देयर इज नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन in order to be appointed as the director of any company. You just basically must be in possession of DIN. आपके पास DIN होना चाहिए, then you will be eligible to be appointed as a director of the company. There is also no mandatory share qualification required. Very good point. Unless articles of the association of company otherwise provide. इसका मतलब क्या? सुनो, अब शेयर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या? समझो अगर दैट इज, समझो मेरी कंपनी है, ठीक है, तो समझो बेसिकली आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको कुछ शेयर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब अगर आपने ऑलरेडी, अगर कोई व्यक्ति इतने शेयर होल्ड करता है तो ही उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, ऐसा कुछ भी प्रोविजन मेंशन नहीं है. ठीक है? ऐसा कुछ प्रोविजन मेंशन नहीं कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो ही आप डायरेक्टर बन सकते हो, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. देयर इज नो सच शेयर क्वालिफिकेशन. शेयर क्वालिफिकेशन समझते हो? अगर आपने इतने शेयर परचेस किए या फिर आप बेसिकली उस कंपनी के इतने शेयर होल्ड करते हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट अनलेस एओए ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स. बट अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, अब एओए क्या होता है? एओए इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. बट अगर एओए में लिखा है अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उसके पास एटलीस्ट कितने 1000 शेयर्स होने चाहिए.
अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 शेयर है तो ही वो हमारी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, इन दैट केस फिर आपके पास 1000 शेयर होने चाहिए उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए। बट कंपनीज एक्ट या फिर कंपनी लॉ ऐसा कुछ प्रोविजंस मैंडेट नहीं करता। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई शेयर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी लॉ ने ऐसा कुछ बोल करके नहीं रखा है। कंपनीज एक्ट के अंदर देयर इज नो सच प्रोविजन which ask you for the purpose of purchasing that much share in order to become the director of any prospective company. So in that scenario, अगर आप लोग देखोगे that is articles of association, आप में आप आपके एओयू में, मतलब अगर आपकी कोई कंपनी है, आप आपके एओयू के अंदर ये प्रोविजंस इंसर्ट कर सकते हो कि that is in order to become the director of our company you are must required to hold such minimum number of shares. तो उतने शेयर्स आपको होल्ड करने पड़ेंगे, फिर ही आप उस कंपनी के क्या बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर है, समझ रहे हैं, पक्का समझ रहे हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब द मस्ट दैट इज अच्छे खासे भी प्रोविजन शुरुआत होंगे, तो इट इज कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट लेट्स इनिशिएट। Okay, so let's initiate with the lecture. So that is as per section 149 subsection। देखो अभी ये क्या, ये सेक्शन सिंपली बताता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए और कौन से कंपनी में कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं। सो बेसिकली इन केस ऑफ ओपीसी देयर शैल बी मिनिमम वन डायरेक्टर। हमने देखा था ओपीसी के वक्त, देयर शैल बी मिनिमम वन डायरेक्टर इन द केस ऑफ ओपीसी एंड मैक्सिमम देयर कैन बी 15। In the case of private company, minimum there shall be 2 directors and maximum there can be 15 directors. In the case of public limited company, minimum there shall be 3 directors and maximum there shall be 15. तो OPC में minimum 1, private में minimum 2 and that is public में minimum 3 and maximum in any of these companies can be 15 director. बट सर हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमारी कंपनी के ऑपरेशंस बहुत एक्सपांड हो रहे हैं, हमारे को 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, क्या हम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आपको दैट इज जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स का स्पेशल, मतलब सारे मेंबर्स से एसआर पास करवा करके लेना है। और अगर आपने एसआर इन जीएम कर लिया, इन दैट सर्कमस्टांस दैट इज यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन योर कंपनी। तो आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर है क्या? देखो फिर से एक बार, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 किसके बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सो इन द केस ऑफ ओपीसी मिनिमम कितने? एक डायरेक्टर, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम देयर शैल बी 15 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम देयर शैल बी 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम देयर शैल बी 15 डायरेक्टर्स। और 15 की लिमिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सर ये जो क्लॉज है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का, ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। कौन सी कंपनी को? 2 कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं होता, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी एंड एट द सेम टाइम अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है? सी, अगर देखो सेक्शन 8 कंपनी को और या फिर गवर्नमेंट कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो क्या वो नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। दैट इज अगर उनको सेक्शन 8 कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो वो बिंदास अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की दरकार ही नहीं है। आप बिंदास क्या कर सकते हो? दैट इज विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को यू कैन अपॉइंट एट ऑन योर बोर्ड। बट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड दैट इज पब्लिक कंपनी, इन 3 कंपनीज के केस में अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने आप कर सकते हो, बट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। दैट वाज आवर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 दैट स्पीक्स अबाउट what that is minimum and maximum number of directors. In the case of 1% company, minimum 1, maximum 15. Private company, minimum 2, maximum 15. In the case of public company, minimum 3 and maximum there shall be 15 directors. And this maximum directorship of 15 can be increased by passing special resolution in general meeting. But 2 कंपनी है जिनको exemption provide किया गया है, दैट इज कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट डज दैट मीन सर? इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अगर अपॉइंट करना है वो कर सकते हैं, उनको एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब देखो अब बात आती है दैट इज वुमेन डायरेक्टर की। ठीक है, अब द मैटर ऑफ फैक्ट इज वुमेन डायरेक्टर का क्लॉज भी इंसर्ट किया गया, मतलब हर एक कंपनी के अंदर वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली हर एक कंपनी के अंदर वुमेन डायरेक्टर का होना कंपल्शन नहीं है, बट कुछ सेट ऑफ कंपनीज है, कुछ प्रोविजंस के हिसाब से कुछ कंपनीज है जिनके अंदर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करना इज वेरी मच कंपल्सरी।
ठीक है, कौन सी कंपनी है सर? सी एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अंदर ही अपन, ठीक है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अंदर ही हमने देखा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एंड सेकंड पे अपन कर रहे हैं वुमेन डायरेक्टर। एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 वुमेन डायरेक्टर का देखो एप्लीकेबिलिटी या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन किनको लागू होता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स दैट इज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या फिर जिनकी शेयर्स की दैट इज ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, दैट इज रिलायंस कंपनी, टाटा, अदानी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, दीज आर द लिस्टेड कंपनी। उनके बोर्ड में एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो होना कंपलसरी, महिला डायरेक्टर होना बहुत कंपलसरी है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, हर एक लिस्टेड कंपनी को वन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी। नेक्स्ट, एवरी पब्लिक कंपनी, सर पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी पब्लिक कंपनी बोला है, मतलब क्या प्राइवेट कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है? जी हाँ, प्राइवेट कंपनी को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के रिक्वायरमेंट है ही नहीं। द प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड और बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज दैट टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। क्लियर हुआ क्या? सो एवरी लिस्टेड कंपनी को अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी बोला, कुछ देखने का ही नहीं, सीधा टिकड़ा मारने का, क्या भाई लिस्टेड कंपनी है, इन दैट केस द कंपनी हैज टू अपॉइंट वन फीमेल डायरेक्टर, दैट इज वन वुमेन डायरेक्टर। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट, और एवरी पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं, अगर आपको केस स्टडी में घुमा फिरा करके बोला कि प्राइवेट कंपनी ने ये सो एंड सो क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो क्या अपॉइंट करने का? नो, प्राइवेट कंपनी को दैट इज प्राइवेट कंपनी को ये वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन से कंप्लाई करना ही नहीं है, उनके लिए प्रोविजन बनाया ही नहीं है, उनको एग्जाम्पशन देकर के रखा है। ठीक है, सो एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। बच्चे घाई घाई में क्या करते हैं, दैट इज स्टूडेंट्स जनरली व्हाट दे डू, दैट इज 300 करोड़ और मोर है, मोर देन 300 करोड़ पढ़ते हैं नहीं। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर दैट इज या फिर टर्नओवर आपका 300 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, इन दैट केस आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अगर समझो पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़ और मोर, एंड दैट इज आपका टर्नओवर 300 करोड़ या मोर, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ क्या? चलो फिर से एक बार देखते हैं, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 talks about women director, that is appointment of women director. So every listed company is required to appoint women director, and also every other public company, I mention once again that is it is not for private company, only for the public company. So public company fulfilling either one of these criteria will have to compulsorily appoint one woman director. Either of the one gets inflicted, in that circumstance you are required to appoint one woman director. 100 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल है, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका टर्नओवर दैट इज 300 करोड़ और मोर है, इन दैट केस आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा वन वुमेन डायरेक्टर। नाउ अगेन आई विल गिव यू वन हिंट, दैट इज हमेशा देखना कोई भी लिमिट्स होंगी ना, टर्नओवर हमेशा ज्यादा ही होता है। टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल योर कैपिटल। क्लियर है क्या? ओके, अभी ये क्लियर हुआ क्या? सो वुमेन डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, ठीक है, रीड विद रूल 3, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। सो बेसिकली लिस्टेड कंपनी को अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी, नॉट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। सर कितने दिन में अपॉइंट करनी है? विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। अगर देखो दैट इज, अगर समझो दैट इज मेरी कंपनी है, दैट इज आरबी लिमिटेड, नाम से ही पता चला सर ये पब्लिक कंपनी, कैसे आरबी लिमिटेड कहा मैंने। ठीक है, हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हो गया 500 करोड़ और टर्नओवर हो गया 1000 करोड़। सर आपकी लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, हाँ, बट मेरी पब्लिक कंपनी है और पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ हो गया और टर्नओवर 1000 करोड़ हो गया, तो दोनों लिमिट सेटिस्फाई हुआ, और दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होता है तो आपको तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो आज हमारी दैट इज, आज हमारे को दैट इज ये हमारे दैट इज एज पर मतलब ये नॉर्म्स, आज हमारा दैट इज 1000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला गया, तो कितने टाइम में अपॉइंट करना है? तो आज हमारे को प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी हुई है, तो हमारे पास 6 मंथ्स है, तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर हमारे को एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है हमारे बोर्ड के ऊपर। क्लियर है क्या? सो वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ्स। जब भी आपके कंपनी को ये प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, दैट इज उससे विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको दैट इज एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ठीक है, वहां पे कहीं पे लिख के रखना विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स अ वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। जब कभी आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, उससे विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ठीक है, अब समझो सर दैट इज वो तो स्त्री है, वो तो छोड़ के चली गई। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ बेसिकली वुमेन डायरेक्टर छोड़ के चली जाती है, दैट इज कैजुअल वैकेंसी। अब समझिए कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है। मान लो दैट इज आपको ऐसे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 5 इयर्स के लिए,
और अब दैट इज 2 साल में ही छोड़ के चले गए, इसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, नॉर्मल वैकेंसी कैसे क्रिएट होता है, आपने टेन्योर 5 इयर्स का था, आपने टेन्योर 5 ईयर कंप्लीट करके चले गए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वैकेंसी। क्यों? क्योंकि आपको 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, आपका 5 साल का टर्म कंप्लीट हुआ और आप बाद में उसमें आपने आपका दैट इज ऑफिस क्या कर दिया, वेकेट कर दिया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी? आपका टर्म खत्म होने के पहले, आपका टर्म दैट इज 5 इयर्स का कंप्लीट होने के पहले ही अगर आप ऑफिस डायरेक्टर का छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज आपको छोड़ना था, आपने रिजाइन कर दिया, या फिर आपके दैट इज आप अनसाउंड माइंड हो गए हो, ठीक है, फिर अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, ठीक है, और नाउ यू आर नॉट केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट सर्कमस्टेंस आप क्या कर सकते हो, दैट इज आपका ऑफिस आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। सो इन दैट सर्कमस्टेंस देखो, हमने वुमेन डायरेक्टर को तो अपॉइंट करके रखा था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, अगर वुमेन डायरेक्टर वेकेट करके चली गई तो वैकेंसी तो फिल करना पड़ेगा। तो वैकेंसी कितने टाइम में फिल करना पड़ेगा? सो दैट इज नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जब भी साल में मतलब 4 बोर्ड मीटिंग होती है साल में, एवरी ईयर आपकी दैट इज 4 बोर्ड मीटिंग होती है। आप फाइनल में बहुत डेप्थ में सीखेंगे बोर्ड मीटिंग। इट इज वेरी फिनोमिनल सेक्शन, दैट इज सेक्शन 173 से चालू होता है, दैट इज 170 पूरे 6 तक के पूरे प्रोविजंस चलते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। अगर वुमेन डायरेक्टर ऑफिस छोड़ के चली जाती है, अगर वुमेन डायरेक्टर ऑफिस छोड़ के चली जाती है, तो आपको वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा। कितने दिन में? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, व्हिचएवर इज लेटर। आज वो छोड़ के चली गई तो यहाँ से 3 मंथ्स, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। तो व्हिचएवर इज लेटर, लेटर व्हिचएवर इज लेटर, यहाँ पे गलती है, गलती है, व्हिचएवर इज लेटर, लेटर व्हिचएवर इज लेटर है, व्हिचएवर इज लेटर। 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचर इज लेटर, इसमें आपको क्या करना है, वैकेंसी को क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, तो देखो स्पेशल नोट क्या, टू बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ्स, तो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, दैट इज आपको वुमेन डायरेक्टर को प्रोविजंस एप्लीकेबिलिटी से विद इन 6 मंथ्स में आपको अपॉइंट करना है। नेक्स्ट दैट इज अगर आप वैकेंसी कॉज होती है, अगर वुमेन डायरेक्टर बाद में अपॉइंटमेंट करने के बाद ऑफिस छोड़ के चली जाती है, तो उसके दैट इज जगह पे दूसरी वुमेन को आपको लाना पड़ेगा। कितने टाइम में? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी विच एवर इज लेटर। क्लियर है क्या? पक्का समझा है? चलो अभी अपन आगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ डायरेक्टर, दैट इज रेसिडेंट डायरेक्टर। सी, हर एक कंपनी के अंदर, दैट इज हर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर हो। अब रेसिडेंट का मतलब क्या? रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो दैट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज और मोर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपन एज अ रेसिडेंट डायरेक्टर दैट इज अपॉइंट करेंगे। ठीक है, व्हाई? दैट इज एवरी कंपनी मस्ट हैव वन रेसिडेंट डायरेक्टर। रीजन बीइंग, देखो अगर सारे डायरेक्टर, समझो कंपनी इंडिया की है बट सारे डायरेक्टर, उनमें से कोई भी रेसिडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो फिर उनको इंडिया के दैट इज नॉर्म्स, कंपनीज एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे वो कंप्लाई कर पाएंगे प्रॉपर्ली, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो एटलीस्ट बोर्ड पे एक डायरेक्टर होना चाहिए जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो रेसिडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दैट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज और मोर अगर अपने इंडिया में रहा है, सो इन दैट केस दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द रेसिडेंट डायरेक्टर। क्लियर हुआ क्या? सो पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे व्यक्ति को अपन रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ओके, चलो अब देखो, by far we have completed that is section 149 subsection 1. What does that states? It states that that is minimum and maximum number of directors. So in the case of one person company, 1 minimum and maximum 15, private company minimum 2, maximum 15, public company minimum 3, maximum 15, and this more than 15 directors can also be appointed but by passing SR in GM. But there are two companies जिनको exemption दे करके रखा है, उनको जितने चाहिए वो directors maximum अपॉइंट कर सकते हैं, that is more than 15 अपॉइंट आप कर सकते हो, बट आपको SR in GM की रिक्वायरमेंट नहीं है, that is section 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन वाज वुमेन डायरेक्टर। सो बेसिकली एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 रूल 3 के साथ हम इसको पढ़ते हैं, दैट इज वुमेन डायरेक्टर। सो हर एक कंपनी के अंदर वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली, बट अगर आपकी कंपनी इन फॉलोइंग कंपनीज के कैटेगरीज में फॉलो ऑफ होती है, इन दैट सर्कमस्टांस आपके कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी कंपलसरी है। एक, इफ योर कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स कंपलसरी। और every other public company, again I'm throwing light on this concept, only public company, not private company. Private companies are not required to appoint a women director. So basically listed company, every other public company having paid up share capital of 100 crore or more. paid up share capital कितना? 100 crore or more। अगर आपका paid up share capital है, या फिर अगर आपका टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है, इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर
300 करोड़ और मोर, इन दोनों में से कोई भी एक मीट हुआ क्राइटेरिया, इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हुआ, इन दैट केस वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी। सर कितने दिन में, अगर समझो सेक्शन हमारी कंपनी को एप्लीकेबल हो गया, सो कितने डेज में हमारे को वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है? सो वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स पे आपको फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी आपको अपॉइंट कर देना है। क्लियर हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट। मान लो सर, अगर वो वुमेन डायरेक्टर ऑफिस छोड़ के चली गई, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको वो वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। सो आइदर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको फिल करेंगे, या फिर जिस दिन वो छोड़ के गए उससे विद इन 3 मंथ पे, विच एवर इज लेटर है, ठीक है, विच एवर इज लेटर, आइदर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, सो वैकेंसी शैल बी फिल्ड विद इन आइदर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। क्लियर है? देन रेसिडेंट डायरेक्टर, हर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैनल पे एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब कौन? एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ रेसिडेंट डायरेक्टर, मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए डायरेक्टर दैट इज जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर रहा है। क्लियर है क्या? इन दैट केस दैट पर्सन शैल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब धीरे धीरे टॉपिक्स ना थोड़े टाइटेंड होते जाएंगे, बाय फार एकदम मजे से मस्ती से अच्छे से करते जाएंगे। आपको कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। इफ अगर कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन पोस्ट आइदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन बेसिकली रीच आउट टू अस थ्रू अवर इंस्टाग्राम चैनल दैट इज लॉ विद आरबी। आप दैट इज कुछ फॉलो वॉलो मत करिएगा, वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज जस्ट आप आपका डाउट या फिर क्वेरी पोस्ट कर दीजिएगा। एंड इफ यू लाइक द इफ यू बेसिकली लाइक माय कंटेंट या फिर लेक्चर, देन प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन एंड दैट इज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है? नहीं करोगे तो भी चलेगा, करो रे फिर भी। ठीक है, चलो। सेक्शन 152 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत जाएगा। ठीक है, बताता हूँ क्यों। सी, आई नो दैट इज ए रिवीजन लेक्चर है, बट आई रियली वांट यू टू हैव ईच एंड एवरी कंसेप्ट का क्लैरिटी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूमिंग करके आपको बताता हूँ, देखो कैसे। अब द मैटर ऑफ फैक्ट इज, समझो दैट इज, मान लो आपने प्राइवेट कंपनी बनाया। ठीक है, सो मेरे को क्विकली चिल्ला करके बता देना, आई होप आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन आपको पता है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन डिफाइंड है। ठीक है, सो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? दैट इज मिनिमम वी रिक्वायर 2 पर्सन, 2 लोग चाहिए होते हैं। एंड मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स दैट इज कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, अब ये कंपनी के तो मेंबर्स हो गए, पर कंपनी के डायरेक्टर्स, सो हमारे को पता है कंपनी के तो चलो ये तो मेंबर्स हो गए। अब कंपनी के डायरेक्टर्स कितने होते हैं? दैट इज मिनिमम इस कंपनी के डायरेक्टर 2 होते हैं एंड मैक्स टू मैक्स 15 हो सकते हैं। तो सर ये तो चलो हमारे को पता है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्स टू मैक्स 15 होने चाहिए, और 15 से ऊपर भी हम अपॉइंट कर सकते हैं बाय डूइंग एसआर इन जीएम, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, मेंबर्स का अप्रूवल लेके, 75% कंसेंट लेके हम क्या कर सकते हैं? इससे 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं। सर बट पहले जब जब पहली बार कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, तब पहले डायरेक्टर कौन बनेंगे? सो इन दैट केस जब आप देखो कंपनी बनाते हो ना, आपको 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है अपना दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो द फर्स्ट डायरेक्टर, जो पहली बार डायरेक्टर बनेगा ना, जो पहली बार डायरेक्टर बनेगा, सो इन दैट केस एओए में उनका नाम लिखा जाता है कि हमने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है और ये व्यक्ति क्या बनेंगे? पहले डायरेक्टर। तो उनका मैंने समझो मिस्टर ए लिखा है एंड समझो मिस्टर बी लिखा है, सो दे शैल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एनी पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो व्यक्ति पहले डायरेक्टर बनेंगे उस कंपनी के। ठीक है, अगर समझो उनका नाम मेंशन्ड ही नहीं है, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर नाम डालना कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आपने डाला है तो वही व्यक्ति डायरेक्टर भी बनता है। इफ एओ इज साइलेंट, आपने एओए के अंदर कुछ दैट इज है ना, कुछ लिखा ही नहीं है, फिर एओए आपका साइलेंट है, डायरेक्टर के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, तो टेबल एफ फॉलो होता है। ठीक है, समझो टेबल एफ वाला चीज भी है, बट आपको मैं डायरेक्टली कंक्लूजन बता दूं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दैट इज, समझो अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्राइमरीली नाम लिखा हुआ होता है, तो जो दैट इज पर्सन का नाम लिखा होता है, दैट पर्सन आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इफ नो नेम इज मेंशन्ड एंड द इंडिविजुअल पर्सन, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके दैट इज प्राइमरी मेंबर्स बने, सबसे पहले जो 2 लोगों ने या फिर 3 लोगों ने मिलकर वो कंपनी को बनाया, दैट सब्सक्राइबर्स टू एमओए शैल बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एग्जांपल है तो प्राइवेट कंपनी है, आई एंड माई 3 फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं। सो मैं और मेरे 3 दोस्त, हम टोटल 4 जन ने मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया।
हमारे एओए के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा है। सो इन दैट सर्कमस्टेंस हम चारों के चारों डायरेक्टर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया विद द सब्सक्राइबर्स टू एमओए। क्लियर है क्या? इफ एओए के अंदर किसी का नाम मेंशन्ड है, देन दैट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। If AOA is silent, nothing is mentioned with regard to the directors of the company. In that circumstance, the persons who incorporated the company, that means or the subscribers to MOA, जो सब्सक्राइबर जो पहले मेंबर्स है जिन्होंने मिलकर ये कंपनी शुरुआत करी, और इन अवर केस दैट इज वी ऑल फोर फ्रेंड्स शैल बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। क्लियर है क्या? चलो देखो, फर्स्ट डायरेक्टर्स का प्रोविजन किसके अंदर है? सेक्शन 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का। सेक्शन 152 मेरे साथ साथ बोलना है आपको। सेक्शन 152 कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 152 बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, सेक्शन 152 बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, ऊपर भी सर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स था, बट मैंने आपको बताया वहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भले है वो, बट दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में। फिर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में एक और चीज है, वुमेन डायरेक्टर वाला है। ठीक है, देन सेक्शन 149 के अंदर दैट इज आपका है रेसिडेंट डायरेक्टर भी है। देन सेक्शन 152 इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सो देखो, फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के कौन बनेंगे? First director shall be named or their name shall be mentioned in articles of association of the company। तो पहले डायरेक्टर जो कंपनी के जस्ट जस्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रखी है, तो उनके जो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे उनका दैट इज नाम एओए के अंदर मेंशन्ड होगा। सो फर्स्ट directors shall be those whose name is mentioned in articles of association of the company। but what if sir if AOA is silent? अगर AOA silent है, if name is not mentioned, then individuals subscriber to MOA shall become director। then वो individual member जिन्होंने मिलकर ये कंपनी को incorporate किया, subscribers to MOA है, that person shall become subscribers to MOA का मतलब क्या आपको पता है ना? that is MOA होता है और AOA होता है। ठीक है, तो देखो एक और बार रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, इसके बाद मैं रिपीट दैट इज कर लूंगा एक बार फिर भी आपके रिवीजन के लिए, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज समझ जाओगे, एकदम 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 आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एकदम आराम से। देखो, एओए के अंदर अगर समझो दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का नाम लिखा है, सो दिस बोथ शैल बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बट एओए के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। देन एमओए के अंदर सब्सक्राइबर, सर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर क्या कब से बोल रहे हो? यू गाइस नो दैट एमओए हैज 6 क्लॉज, दैट इज एन रोल सी एस। एन से दैट इज नेम क्लॉज होता है कंपनी का, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट कंपनी किस उद्देश्य से बनी है। ठीक है, एल दैट इज कंपनी के लायबिलिटी क्लॉज होता है, सी दैट इज कैपिटल क्लॉज होता है, कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई। सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइबर मतलब जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके रखा है। सो इन द अवर केस दैट इज हम 4 मेंबर्स थे, दैट इज आरबी, ठीक है, फिर डीजे, ठीक है, फिर दैट इज ओ जी, ठीक है, और बाद में आरजी। ठीक है, हम दैट इज 4 फ्रेंड्स ने मिलकर कंपनी को क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया है। सो इन दैट सर्कमस्टांस अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है किसी का नाम, तो वो ही बनेंगे एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बट किसी का भी नाम मेंशन नहीं है, तो जिन्होंने मिलके दैट इज जो सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने मिलकर इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, सब्सक्राइबर्स टू एमओए जो कि इंडिविजुअल व्यक्तिज है, वो चारों के चारों शैल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर हुआ क्या? वी आर डूइंग सेक्शन 152 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सो फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा? See, primarily, first director shall be named in the articles of association of the company. But if articles of association of the company is silent, ठीक है, बीच में टेबल एफ का भी क्लॉज होता है, बट आपको करने की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली मैं कंक्लूजन आपको बताता हूँ, बट इट इज अगर आप हायर लेवल पे जाओगे, मोस्टली इन फाइनल्स आपको बहुत क्लैरिफिकेशन से बताऊंगा मैं। दैट इज एट द सेम टाइम ये अगर जब आप प्रैक्टिस करते हो लॉ के अंदर, तब आपको पता चलेगा टेबल एफ मतलब क्या होता है। ठीक है, दैट वे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेकेंड, if articles of association of the company is silent, in that circumstances the individual subscribers to MOA shall become, मतलब जो ओरिजिनल मेंबर्स है जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, इन दैट केस दे शैल बिकम द डायरेक्टर। सर आपने अभी जस्ट बात करते करते एक चीज बोली, मेंबर्स या डायरेक्टर्स, हाँ क्यों नहीं? जो कंपनी के मेंबर्स है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, वो भी तो डायरेक्टर बन ही सकते हैं। आपको क्या लगता है? समझो मुकेश अंबानी जी, वो भी तो कंपनी के एमडी है ही। ठीक है, वो भी तो कंपनी के, मतलब बेसिकली समझो ईशा अंबानी है, नीता अंबानी, समझो ये भी इस इनके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, बट फिर भी ये डायरेक्टर के पोजीशन पे अपॉइंट हो सकते हैं। क्लियर है क्या? सो दैट इज इन दैट केस डायरेक्टर कैन आल्सो बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी नेम्ड इन एओए, बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन दैट सर्कमस्टेंसेस, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू एमओए शैल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नाउ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, अभी जो देखो ये डायरेक्टर बनता है ना, अब जो डायरेक्टर बनता है वो इन दैट केस देखो ये फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, और हर एक मीटिंग में
हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं और उनके प्लेस पे नए डायरेक्टर्स भी अपॉइंट होते हैं। क्लियर है? अब ये कौन करेगा? पहला डायरेक्टर आपको एओए के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है? पहला डायरेक्टर एओए में जो लिखा है उसके हिसाब से डायरेक्टर अपॉइंट होता है। एंड नेक्स्ट अगर नहीं होगा दैट इज जो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट, दैट इज जो भी सब्सक्राइबर्स टू एमओए वही अपॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद अभी मालिक लोग, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स, जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, उनके पास पूर्ण अधिकार होता है। पहली बार तो आपने अपॉइंट कर लिया, बट उसके बाद जब भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, वो सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में मिलेंगे और उसके बाद वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अब ये होना भी चाहिए, व्हाई? बिकॉज़ शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू द कंपनी, तो उनको चाहिए होगा, वही व्यक्ति को वो क्या करेंगे, एज़ अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बराबर ना? उनका मनी संभालना है भाई, क्योंकि डायरेक्टर मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या? चलो, तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड एट द जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स। तो उसके बाद जो भी जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स के बाद जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, दे शैल बी अपॉइंटेड बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करवा के डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट करवाएंगे, वो दैट इज जनरल मीटिंग में ही होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन एओए और एओए is silent in that circumstances, the subscribers to MOA shall become the first directors of the company। and उसके बाद जो भी डायरेक्टर्स हो गए वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गए, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे बाय पासिंग रेजोल्यूशन। क्लियर है क्या? ओके। अब कुछ कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अपॉइंट करते हैं। आई होप अभी तक कितना क्लियर है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। अब दैट इज देखो, आपके ना बुक में सिर्फ इनका मेंशन है, आपके बुक में सिर्फ इनका दैट इज लिख करके रखा है मेंशन, दैट इज एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर। मैंने इसका सिर्फ यहाँ पे आपको दैट इज इंट्रोडक्शन बेसिस के ऊपर मैंने मीनिंग मेंशन करके रखा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे कंसेप्ट बहुत बड़े, ये बहुत बड़े कंसेप्ट है। क्लियर है क्या? चलो, बट अपने दैट इज सिलेबस में जितना अपन उसको कवर अप करते हुए चलेंगे। अब देखो, दैट इज ये जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर जनरली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। बट कुछ कुछ कैटेगरी के ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही मिलके कुछ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। वो कौन से हैं? अभी अपन देखेंगे। क्लियर है क्या? चलो देख, चलो लेट्स गो। नाउ गाइस, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बीओडी। सी, प्राइमरीली कैसे होता है ना, दो प्रकार के डायरेक्टर्स, दैट इज देखो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स देखो कैसे होता है। अच्छा, फर्स्ट डायरेक्टर तो आपको समझ गया, जब कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है तो फर्स्ट डायरेक्टर्स एज पर प्रोविजन दैट इज एओए के हिसाब से होता है। एओए में जिनका नाम लिखा होता है, दैट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बट इन दैट केस इफ एओए इज साइलेंट देन सब्सक्राइबर्स टू एमओए डायरेक्टर बन जाते हैं। और उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, उसके बाद अगर डायरेक्टर्स मतलब जो भी अपॉइंट होते हैं वो बाय शेयर होल्डर्स के कंसेंट से होते हैं। ठीक है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं एंड नए डायरेक्टर उनके प्लेस पे अपॉइंट होते हैं, वो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज, देखो आपने क्या बोला सर, देखो एक सेकंड में आपको एक चार्ट बना करके एकदम क्विकली समझाता हूँ। सी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, एक तो होता है दैट इज इन जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन, एंड नेक्स्ट होता है बीओडी। बट कुछ कुछ डायरेक्टर्स ना बीओडी अपॉइंट करते हैं। अब पता तो क्यों? जनरली डायरेक्टर्स ना एनुअल जनरल मीटिंग दैट इज एजीएम के अंदर अपॉइंट होते हैं। बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बीओडी खुद खुद दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग के पहले कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दैट इज चाहिए होता है कि समझो, जैसे अगर बात करेंगे, सो कुछ कैटेगरी के डायरेक्टर्स है, आई टेल यू व्हाई। कोई कोई पर्सन दैट इज रिलेवेंट एक्सपर्टीज कैरी करते हैं जो बिजनेस के बेटरमेंट के लिए, तो इस पर्सन को बोर्ड पे लाना इज वेरी मच रिक्वायर्ड या फिर वेरी मच इन नीड। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनका टेन्योर भी फिर लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, दिखाता हूँ। देखो, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सी फर्स्ट दैट इज एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर का मतलब क्या? सी, जैसे अभी मैंने जस्ट बात किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर के नाम पे किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। व्हाई? इफ दैट पर्सन हैज अ रिलेवेंट एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस इन दिस क्राइटेरिया। ठीक है? अगर समझो उसको कुछ एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है जो हमारे बिजनेस के लिए बेटरमेंट के लिए है, तो हम ऐसे व्यक्ति को फॉर अ टाइमिंग हमारे डायरेक्टर के पैनल के ऊपर अपॉइंट करेंगे, बिकॉज दैट पर्सन कैन हेल्प अस आउट इन द न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग टू दैट इफेक्ट। सो एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है, एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हेनेवर दे रिक्वायर्स, जब उनको लगता है कि नहीं
कोई और पर्सन, हम ऑलरेडी 5 डायरेक्टर्स जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, बट हमारे को कोई एक और पर्सन चाहिए, एजीएम तक रुक नहीं सकते, ठीक है? तो हमारे को ये पर्सन को अपॉइंट करना है फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन बिकॉज दिस पर्सन हैज सम प्रैक्टिकल इनसाइट व्हिच बेसिकली कैन हेल्प अस आउट। अब उस पर्सन को अगर अपन डायरेक्टरशिप में अपॉइंट करेंगे सो इट विल बी बेटरमेंट फॉर द कंपनी। और डायरेक्टर की ड्यूटी भी होती है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी भी होती है कि दैट इज आप कंपनी के हित में हर एक कार्य कर सकते हो, दैट इज जो कंपनी को प्रॉफिटेबल रहे, कंपनी के दैट इज फायदे में जाए, तो वो दैट इज एक पर्सन को इन द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। एडिशनल देखो नाम में सप्लीमेंट्री, एडिशनल एक और डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, ठीक है? अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो दैट इज एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है वो कितने समय तक हो सकता है, ठीक है? सो एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड हिज ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब नेक्स्ट एजीएम तक, मतलब अभी समझो आज उसको अपॉइंट किया है, तो जब नेक्स्ट एजीएम आएगी, जब नेक्स्ट एजीएम होगी तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। एजीएम के दिन वो ऑफिस छोड़ के चला जाएगा। मैंने बताया भी था आपको, जैसे छोटे स्पैन या फिर शॉर्ट स्पैन के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। और लास्ट डेट ऑफ एजीएम मान लो अगर एजीएम ही नहीं हुई, ठीक है, उस साल में समझो एजीएम हुई नहीं, कुछ दैट इज ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कोरोना वायरस जैसा पैंडेमिक आ गया, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस मेरे को बताओ एजीएम हुई ही नहीं, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उस दिन वो ऑफिस छोड़ के चला जाएगा। आपको तो एजीएम होल्ड करने का दैट इज तारीख क्या है? फर्स्ट एजीएम तो छोड़ दो, सब्सिक्वेंट एजीएम की मैं बात करूंगा। फर्स्ट एजीएम में अपन बहुत बात करेंगे एजीएम, इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टर्स के बाद अपन मीटिंग्स के ऊपर जाएंगे। सो दैट इज देखो एजीएम है ना, अभी 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 ये मौसम है, अब एजीएम का मौसम है, दैट इज यही सब शुरुआत होगा। सी सो एजीएम शैल बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च, वहां से 6 मंथ्स देखोगे तो 30 सितंबर। यहाँ पे बहुत काम होता है, ठीक है? सारे कंपनी सेक्रेटरीज बहुत बिजी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आल्सो एंड आल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट्स बहुत बिजी होते हैं, इनको बहुत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस वो सब बहुत करना पड़ता है, ठीक है? सो दैट इज मुद्दे पे रहता है, ठीक है? लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। तो ये एडिशनल डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, उसका कुछ स्पेशल एक्सपर्टाइज है, फिर एक्सपीरियंस है, हमारे को चाहिए कि भाई ये हमारे बोर्ड पे पैनल पे बैठे, तो वो परमानेंटली नहीं हो जाएगा भाई, वो फॉर अ टाइम बिंग अपॉइंट होगा, ठीक है? फॉर अ टाइम बिंग, कितने टाइम के लिए? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, ठीक है? वो नेक्स्ट एजीएम तक अपने डायरेक्ट कंपनी में से डायरेक्टर सर्व करेगा, एज अ एडिशनल डायरेक्टर सर्व करेगा, ठीक है? बट मान लो सर एजीएम ही नहीं हुई, तो जिस दिन एजीएम होनी चाहिए दैट इज 30 सितंबर, ठीक है? लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम दैट इज टेक्निकली 30 सितंबर। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस या तो एजीएम तक या फिर एजीएम नहीं हुई तो दैट इज ड्यू डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम व्हिच एवर इज दैट इज अर्लियर, तभी वो अपना क्या कर के जाएगा, वो ऑफिस वो कंपनी का दैट इज द डायरेक्टर और शिप छोड़ के चला जाएगा। क्लियर हुआ क्या? सो एडिशनल डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम व्हिच एवर इज अर्लियर। एजीएम हुआ तो उस दिन दैट इज अपना ऑफिस छोड़ करके चला जाएगा, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस कंपनी का एजीएम नहीं हो पाया, तो क्या ड्यू डेट है, लास्ट डेट क्या है एजीएम होल्ड करने का, तो उस दिन वो क्या करेगा, दैट इज वो अपना ऑफिस छोड़ के चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल डायरेक्टर, इट इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है क्या? आपके मॉड्यूल के अंदर बस एडिशनल डायरेक्टर का नाम मेंशन था, बट आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। सो बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो जिसको दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं, वो एक और डायरेक्टर है, एक और अपॉइंट हुआ, दैट इज द नेम सजेस्ट +1 हुआ है, तो एडिशनल डायरेक्टर because he possess certain relevant expertise experience in particular field or which is betterment for the business, in that circumstances such person is appointed to the board of the company so that he can bring out some fresh insights for the corporation। और इसका इसका टेन्योर क्या होता है? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। आज अपॉइंट किया तो जब भी नेक्स्ट एजीएम होगी, भले वो 3 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, तब तक उसको दैट इज ऑफिस में दैट इज रहना है। जैसे ही नेक्स्ट एजीएम आएगा उसको अपना ऑफिस छोड़ के चला जाना है। बट इफ इन केस वो साल की अगर एजीएम नहीं हो पाई तो लास्ट डेट होगा ना, ड्यू डेट तो होता है एजीएम का, दैट इज 30 सितंबर, तभी उसको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? चलो नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। नाउ दिस कंसेप्ट इज वेरी नाइस। सी एग्जांपल समझो, एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जिसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? बोलते रहना मेरे साथ, मिनिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, ओपीसी में मिनिमम 1, प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम तीनों में 15। उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रिजर्वेशन जनरल मीटिंग, ठीक है? मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर 4 डायरेक्टर है, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ही डायरेक्टर्स हैं। ये लोग प्रॉपर्ली बिजनेस प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं एंड बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल में जा रहा है। नाउ मिस्टर डी ये आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, इसको कुछ अपना पर्सनल काम है तो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स। तो इसके जो दैट इज एब्सेंस में जो काम होगा वो तो कंपनी का अटक करके रह जाएगा। सो इन दैट सर्कम क्या होता है, एबीसी क्या बोलते, नहीं भाई अगर तू बाहर जा रहा है 5 मंथ्स के लिए, ऑलमोस्ट हाफ ईयर भाई, 6 मंथ्स मुझे पता है हाफ ईयर होता है, बट ऑलमोस्ट हाफ ईयर के लिए तू बाहर जा रहा है,
तो हम 4 जन मिलके मैनेज कर देते हैं, फिर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसकी जगह कोई अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। मतलब अगर कोई डायरेक्टर लॉ ने बोल करके रहा अल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट कर सकते हैं, कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं। अगर समझो कोई पैनल ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अगर कोई एक डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई डायरेक्टर क्या कर रहा है, 3 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा के लिए अगर कोई डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ मुंबई नहीं, आउट ऑफ इंडिया अगर जा रहे हैं, पैनल ऑफ डायरेक्टर में से कोई डायरेक्टर अगर 3 मंथ्स या फिर अगर उससे ज्यादा के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा के लिए अगर इंडिया के बाहर जा रहा है, इन दैट सर्कमस्टेंस उसके प्लेस पे किसी और पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। कब तक? जब तक वो ओरिजिनल पर्सन आना जाए, तब तक वो बेसिकली ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है। या फिर इस डी का 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट था, ठीक है, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट था और उसका थोड़े टाइम में 5 साल खत्म होने वाला है। तो जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाए तब तक ये उसका ऑफिस होल्ड करेगा, या फिर जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म था, उसका टर्म खत्म हो गया तब ये भी चला जाएगा। ठीक है। देखो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट करते हैं, कौन? सो बेसिकली सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके, मतलब ये ए बी सी डी, देखो 4 डायरेक्टर्स थे। डी आउट ऑफ इंडिया जा रहा था, ठीक है, कितने? 5 मंथ्स के लिए। फिर से एक बार रिपीट कराओ, दैट इज ए कंपनी में 4 डायरेक्टर्स थे, ए बी सी एंड डी वाज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 मंथ्स, दैट इज व्हिच इज मोर देन 3 मंथ्स। सो इन दैट सर्कमस्टांस 3 मंथ या फिर उससे ज्यादा होता है तो आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। बट कौन करेगा? डी बोलेगा एक काम करता हूँ, मैं मेरे ना भाई को अपॉइंट करके जाता हूँ मेरे बदले, ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी भी बंदे को अपॉइंट करके नहीं जा सकते, हम सारे डायरेक्टर्स मिल करके कंसेंट देंगे, उसके बाद ही आपकी जगह पे। ऐसा नहीं बोल के, जैसे डी क्या बोल रहा है, मैं चाह रहा हूँ ना तो मैं मेरे फ्रेंड को भेज देता हूँ, ऐसा नहीं होता। इट इज प्रॉक्सी नहीं हो सकता आपका। हम डिसाइड करेंगे आपके बदले कौन आएगा, तो सारे डायरेक्टर्स दैट इज एबीसीडी चारों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि डी के रिप्लेसमेंट में फॉर टाइम ड्यूरेशन, फॉर टाइम बिंग कौन आएगा। ठीक है। सो इन दैट केस ऐसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। सो ई जिसको हमने डी के रिप्लेसमेंट में फॉर टाइम बिंग अपॉइंट किया थोड़े समय के लिए, सो ई शैल बिकम द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर कितने समय तक के लिए कंपनी का ऑफिस होल्ड करके रखेगा? सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस एज द ऑल्टरनेट डायरेक्टर आइदर टिल द टाइम द ओरिजिनल डायरेक्टर कम्स। जो ओरिजिनल डायरेक्टर मतलब डी बाहर गया, जब तक वो नहीं आता तब तक, या फिर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। तो ओरिजिनल डायरेक्टर को ही हमने अपॉइंट किया था 5 साल के लिए, ओरिजिनल डायरेक्टर को हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, उसका 4.5 साल हो चुका है। ठीक है। उसका हार्डली 6 मंथ्स बाकी है। तो या तो जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाता डी, तब तक ही उसका ऑफिस होल्ड करेगा, या तो दैट इज समझो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म ही एक्सपायर हो गया, उसका 6 मंथ्स ही कंप्लीट हो चुका है, तभी भी ई को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो कि ई है, दो सर्कमस्टांस में देखो उसका टेन्योर दो चीजों पे निर्भर है। जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं आ जाता तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया था उसका टर्म ही खत्म हो गया कंपनी में, तो जैसे उसका टर्म खत्म हो गया तो ऐसा इसको भी जाना पड़ेगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। क्लियर हुआ क्या? चलो अभी अपन आगे। ओके। सो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। दैट अभी तक अपन ने देखा एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है। एकदम आराम आराम से चीजें को समझिएगा, एकदम बहुत इजी चीजें, एज सच कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। बहुत अच्छे से ये हो जाएगा आपका कंसेप्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर जो दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अपॉइंट करते हैं, दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। अब नॉमिनी डायरेक्टर कब और कैसे क्या होता है, आई टेल यू हाउ डज इट गोस। सी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड नामक की कंपनी है। ठीक है। एंड वी आर अप्रोचिंग एचडीएफसी बैंक। हम एचडीएफसी बैंक को क्या बोलते हैं, वी वांट अ लोन, कितने का? दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का लोन हमारे को चाहिए। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस हमने उनको बोला कि हमारे को 1000 करोड़ का लोन दे दो। सो नाउ दैट इज एचडीएफसी बैंक अग्रीड टू गिव अस लोन, हमारे को लोन ग्रांट करने के लिए एचडीएफसी बैंक रेडी हो चुकी है 1000 करोड़ का। अब उसके बदले वो सिक्योरिटी भी मांग सकती है। ठीक है। हमने उसको सिक्योरिटी भी ग्रांट किया। आइदर ऑफ द केसेस में सिक्योरिटी तो हम लोग देते हैं डेफिनेटली, बट एचडीएफसी बैंक कैन ऑल्सो पुट अ कंडीशन, क्या? कि दैट इज हम आपको लोन दे देंगे, एट द सेम टाइम हमारे पास एक पर्सन दैट इज वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज ए डायरेक्टर सर्व करेगा। ठीक है। सो हमारा दैट इज कोई ऑफिसर या फिर मैनेजर, ही शैल बिकम द डायरेक्टर इन योर कंपनी फॉर अ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है। सो नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, ऐसे डायरेक्टर होते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के बोर्ड पे दैट इज एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ डायरेक्टर, मतलब वो कंपनी का, समझो एचडीएफसी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ही शैल बिकम द डायरेक्टर इन दैट इज ABC Limited. So that person so appointed shall be called as a nominee director. और ये कब तक डायरेक्टर रहता है जनरली जब तक, समझो आपने क्या बोला, दैट इज अपने कुछ पर्पस के लिए लोन ग्रांट करा के ले लिया, सो दैट पर्सन विल मॉनिटर
ये जो पर्सन है दैट इज एचडीएफसी का, वो एपीसी के बोर्ड पे बैठेगा और मॉनिटर करेगा जिस पर्पस के लिए हमने लोन लेकर के रखा है, मतलब दैट इज जिस पर्पस के लिए कंपनी ने लोन लेकर के रखा है, क्या उस पर्पस के लिए वो दैट इज लोन यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या कंपनी उस लोन को रिपे कर पाएगी कि नहीं। सो इन दैट सर्कमस्टेंस नॉमिनी डायरेक्टर इज बीइंग अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या? दैट इज कॉल्ड नॉमिनी डायरेक्टर। सो जनरली इट इज अपॉइंटेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्विकली 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 अपन इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, सारे नोट्स है डायरेक्टर्स के जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार क्विकली समझाता हूँ एकदम अच्छे से। हम रिवीजन का भी रिवीजन कर रहे हैं, सो मेक श्योर करेंगे अपन सारी चीजें यही के यही कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम करें सेक्शन 152। सेक्शन 152 बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। सेक्शन 152 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर हुआ क्या? सर सेक्शन लिखने कंपलसरी है? देखो, एज सच तो देखो कंपलसरी है ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आपको कंपलसरी है, लिखना ही है। ठीक है, चलो। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज देखो, अपॉइंटमेंट याद कर लो, इट इज बेटरमेंट, इट गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर। ठीक है, जनरली कैसे होता है, मैं स्टूडेंट को एक ही स्टेटमेंट में इसको कंप्लीट करता हूँ, दैट इज जनरली दे आस्क मी क्या सर सेक्शन लिखना है। सी याद है ना तो लिख लो, नहीं याद है तो आप गलत मत लिखो। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से लेक्चर वीडियो देख लेते हो ना तो आपको सेक्शन याद रह ही जाएंगे। क्लियर है क्या? चलो, सेक्शन 150 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और फर्स्ट डायरेक्टर। सी, फर्स्ट डायरेक्टर उसका नाम कहाँ पे मेंशन होगा, क्विकली बताओ, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहाँ पे मेंशन होगा? अगर समझो एओए के अंदर नाम मेंशन है, एओए के अंदर नाम मेंशन है, सो वही पर्सन डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर एओए के अंदर नाम मेंशनड नहीं है, सो इन दैट केस जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए है, जिन्होंने कंपनी मिलकर के इनकॉर्पोरेट की, जो स्टार्टिंग के 2-3 व्यक्ति, मान लो मैंने कंपनी और मेरी सिस्टर ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और हमने एओए में किसी का नाम नहीं लिखा, तो हम दोनों ही जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, स्थापित किया, हम दोनों जो दैट इज मिनिमम मेंबर्स है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, दो जन, मैं और मेरी सिस्टर, हम वी बोथ शैल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो एओए में अगर नहीं मेंशनड है तो सब्सक्राइबर्स टू एमओए shall become the first directors of the company। क्लियर है क्या? pardon my handwriting। नेक्स्ट, अब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, उसके बाद सारे डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे? डेफिनेटली शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। कहाँ पे? जनरल मीटिंग के अंदर। क्या करके? रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, शेयर होल्डर बाय वोटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन वो क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के बाद जो भी डायरेक्टर होंगे वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो, अब होते दो कैटेगरी के डायरेक्टर्स। अब आपने क्या बोला सर, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। सो देयर आर डायरेक्टर्स जनरली अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय बीओडी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद भी कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो पहला कौन सा है? दैट इज फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी एडिशनल डायरेक्टर। पहला एडिशनल डायरेक्टर। ऑलरेडी कंपनी के बोर्ड में समझो 5 डायरेक्टर है, बट हमारे को छठे पर्सन को अपॉइंटमेंट कर रहा है। अपॉइंटमेंट हमारे को छठे पर्सन की करनी है बिकॉज दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग सर्टेन रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड वी वांट दैट पर्सन टू बी हैव अस ऑन आवर बोर्ड। सो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, बट इसका टेन्योर कब तक होता है? उसका टेन्योर होगा अप टू द नेक्स्ट एजीएम। अप टू द नेक्स्ट एजीएम। सर मान लो हमने आज उसको अपॉइंट किया और एजीएम हमारा, एजीएम जो है हमारी वो दैट इज नेक्स्ट मंथ में, हाँ तो तब नेक्स्ट एजीएम तक उसका टेन्योर होगा। तो नेक्स्ट एजीएम जब हो जाएगी तो वो दैट इज एडिशनल डायरेक्टर शैल लीव द ऑफिस, वेकेट द ऑफिस। या फिर समझो हमारी एजीएम ही नहीं हो पाई, तो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम दैट इज ड्यू डेट ऑफ एजीएम दैट इज 30th सितंबर होता है। जनरली 30th सितंबर होता है, बट एग्जैक्टली वही होगा, नॉट नेसेसरी पहले भी होता है। हम जब एजीएम में जाएंगे आप प्रॉपर्ली आप समझ जाएंगे। ठीक है, अप टू द नेक्स्ट एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, सो एडिशनल डायरेक्टर इज दैट डायरेक्टर व्हिच इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच इज बीइंग अपॉइंटेड टू द एक्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ द कंपनी एंड सच डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द नेक्स्ट एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम दैट इज लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट। अब होता है नेक्स्ट दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब क्या? अब समझो कंपनी के अंदर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है और उनमें से अगर 3 मंथ्स के लिए कोई इंडिया के बाहर जा रहा है, मुंबई के बाहर नहीं, सिटी के बाहर नहीं, टाउन के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर जा रहा है, अगर कंपनी के पैनल पे डायरेक्टर है उनमें से कोई भी डायरेक्टर अगर 3 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा अगर बाहर जाता है तो उसके प्लेस पे किसी और पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके। जो व्यक्ति जा रहा है वो बोलेगा मैं ही अपॉइंट करके जाऊंगा, नहीं, आप भी मिलकर के सारे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, वो नहीं बोलेगा कि मेरी जगह पे इसको अपॉइंट करो, इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। अब दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो अपॉइंट हो गया,
ठीक है। इन दैट केस वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक जो ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर जा चुका है, नहीं आ जाता तब तक, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर का जब तक टेन्योर एक्सपायर नहीं होता। मान लो ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था 5 इयर्स, ठीक है। एंड अभी उसमें से उसके 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब उसका 1 ईयर ही बाकी है, ठीक है। सो बेसिकली आज जो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो वो 1 ईयर तक ऑफिस होल्ड कर सकता है, या फिर जब तक वो दैट इज डायरेक्टर रिटर्न नहीं आ जाता, पुराना डायरेक्टर जो गया है ना, दैट इज ओरिजिनल डायरेक्टर, वो रिटर्न नहीं आ जाता, तब तक दैट इज इन दोनों में से विच इज अर्लियर। जब तक वो नहीं आ जाता, या फिर दैट इज 1 ईयर जो उसका पेंडिंग टेन्योर है, जो अपनी कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है उसमें से विच इज अर्लियर, तब तक दैट इज अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेगा। एंड लास्ट दैट इज वेरी इज दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है विच इज बिंग अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के बोर्ड पे अब बैठता है, ठीक है। इन द केस बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंडीशंस पुट अक्रॉस करती है, हमने आपको लोन ग्रांट किया है, हम चाहते हैं कि हमारे दैट इज मैनेजर या फिर हमारे कंपनी, हमारे दैट इज बैंक में से एक पर्सन आके आपके बोर्ड में बैठे, तो इन दैट केस नॉमिनी डायरेक्टर इज बीइंग अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है क्या? चलो अभी अपन आगे। Okay, one of the most important section of the day, that is section 164, that is disqualification from appointment as a director। ठीक है। कोई भी डायरेक्टर जिसके पास डिन है वो डायरेक्टर डेफिनेटली बन सकता है, बट अगर वो डिस्क्वालिफाइड है, इनमें से अगर कोई भी ग्राउंड्स को अगर वो टच कर देता है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस ऐसा व्यक्ति डायरेक्टर बन नहीं सकता। सेक्शन 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी ग्राउंड को टच करता है, कोई भी ग्राउंड को सेटिस्फाई करता है, कोई भी कंडीशन इसमें से अगर सेटिस्फाई करता है, ऐसा पर्सन शैल नॉट बी अलाउड बाय द लॉ टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। सो आप कोई भी कंपनी के डायरेक्टर बन नहीं सकते अगर आप इस दैट इज ग्राउंड में से डिस्क्वालिफाइड हो। तो क्या है सर वो ग्राउंड्स, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। देखो, अ पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर इफ ही इज अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अब बेसिकली अनसाउंड माइंड मतलब पागल व्यक्ति है, ठीक है, इज नॉट अ सेन माइंड, ठीक है, साउंड पर्सन नहीं है, सो अनसाउंड माइंड कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझा सर? बहुत इजी। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। अभी क्या हो चुका है, कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया है, और अभी तक वो इंसॉल्वेंट ही है, अनडिस्चार्ज है, कोर्ट ने अभी तक उसके डिस्चार्ज नहीं करी इंसॉल्वेंसी। इफ अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज इंसॉल्वेंट, और अभी तक वो इंसॉल्वेंट ही है, इज नॉट डिस्चार्ज, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया, डिस्चार्ज मतलब छोड़ देना। आप पता है हॉस्पिटल में आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिस्चार्ज कर दिया आपको, ठीक है। सो कोर्ट हैज नॉट डिस्चार्ज और इंश्योरेंस, अभी भी आप इंसॉल्वेंट ही हो। सो ऐसा इंसॉल्वेंट व्यक्ति जिसका खुद का दिवाला निकल चुका है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बन नहीं सकता। ए, दैट इज अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। सेकंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, बट अभी तक उसका इंसॉल्वेंसी का दैट स्टेटस नहीं हटा है। In that circumstances, the person is not discharged. अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ, अनडिस्चार्ज है insolvent. So in that case, such person shall not be allowed to be appointed as a director of any company. ठीक है। अनसॉल्वेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी डायरेक्टर बन नहीं सकता। नेक्स्ट, has applied to be adjudicated as an insolvent and his appointment is pending। इसका मतलब ये है, दैट इज समझो, मान लो दैट इज मैंने एप्लीकेशन करके रखा है कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है, बट अभी तक मेरा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में ही है, पेंडिंग ही है, अभी तक डिसीजन नहीं है, तो भी मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर कोर्ट ने मेरे को डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड मी दैट इज यू आर इंसॉल्वेंट, तब तो मैं डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता। बट आई हैव अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। मैंने अप्लाई करके रखा है, इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बट बिकॉज दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, ड्यू टू अवर टाइम कांस्टेंट वी गोइंग टू कीप इट वेरी मच कंसाइज। ठीक है। आइदर यू अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, आपने एप्लीकेशन किया, हे कोर्ट मुझे ग्रांट कर दो, हे कोर्ट मुझे क्या ग्रांट कर दो, एज इंसॉल्वेंट ग्रांट कर दो। ठीक है, आपने इसके लिए एप्लीकेशन किया, बट अभी तक आपको कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया है, वो दैट इज इंश्योरेंसी का स्टेटस अभी तक आपको ग्रांट किया नहीं है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस स्टिल आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ए, अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेकंड, दैट इज अगर आपको कोर्ट ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, आप अभी भी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, अभी तक का इंसॉल्वेंसी का स्टेटस हटा नहीं है, तब डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, आपने एप्लीकेशन किया है कोर्ट को ये बोलने के लिए कि कोर्ट मुझे क्या कर दो, कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, अभी तक आपका एप्लीकेशन है, पर अभी तक एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन नहीं है, एप्लीकेशन आपका पेंडिंग है। सो ऐसा व्यक्ति मतलब अप्लाइड इंसॉल्वेंट भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, एंड दैट इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। अनसॉल्वेंट नहीं बन सकता, एंड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट,
नेक्स्ट दैट इज अप्लाइड इंसॉल्वेंट है, जिसने अप्लाई किया बट अभी तक उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऐसा व्यक्ति भी डायरेक्टर बन नहीं सकता। ठीक है, ही इज कन्विक्टेड दैट इज पनिश्ड, कन्विक्टेड इज पनिश्ड बाय कोर्ट फॉर अ मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है, अपने मोरल चीटिंग फ्रॉड जैसा आपने ऑफेंस करके रखा है, आपने घोर अन्याय पाप करके रखा है। ठीक है, और कोर्ट ने आपको इम्प्रिजनमेंट दिया एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। अगर आपको समझो एटलीस्ट 6 मंथ मतलब 6 महीने तक की अगर आपने सजा काट के आए हो, अगर आपने समझो दैट इज 6 मंथ्स तक की आपको इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ्स तक की अगर आपको इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स तक की अगर आपको इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने दैट इज डिक्लेयर करके रखी है, तो जब आप इम्प्रिजनमेंट से बाहर आ जाओगे उसके बाद 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप समझे? समझो दैट इज आज आपने कोई दैट इज मोरल दैट इज चीटिंग फ्रॉड ऐसा आपने ऑफेंस किया एंड कोर्ट ने आपको घोषित कर दिया आपको दैट इज इम्प्रिजनमेंट पड़ेगी। आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी मान लो 1 साल की। ठीक है, तो आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई, आप 1 साल की सजा काट के आ गए, अभी डायरेक्टर बन सकता हो नहीं। आज सजा काट करके आ गए, आज से नेक्स्ट 5 साल तक आप कूलिंग ऑफ पीरियड में हो, मतलब आज से नेक्स्ट 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आपके पाप प्रॉपर तरह से धुल जाने चाहिए। 5 साल के बाद यू आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या? मतलब क्लियर है क्या? देखो समझो दैट इज आपने कोई चीटिंग फ्रॉड का ऑफेंस कंडक्ट किया है एंड कोर्ट ने आपको इम्प्रिजनमेंट दिया था मिनिमम 6 मंथ्स का। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स का आपको इम्प्रिजनमेंट दिया था। ठीक है, सो इन दैट सर्कमस्टेंस अगर आपको 6 मंथ्स का अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो आप सजा काट के आएंगे, उसके बाद आपको 5 साल रुकना है, उसके बाद यू आर अलाउड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर है? सो एक कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता? सर जो अनसॉन माइंड है कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, जो इंस्टॉलमेंट घोषित हो चुका है, इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है बट अभी भी उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया चल रही है, अभी भी वो सॉल्वेंसी के स्टेट तक नहीं पहुंचा है, अभी भी वो दैट इज बहुत उसके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत लायबिलिटी अभी भी है, अभी तक उसका स्टेटस इंसॉल्वेंसी का हटा नहीं है, इज नॉट अनडिस्चार्ज, मतलब ही इज नॉट डिस्चार्ज एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी भी उसकी डिस्चार्ज मतलब अभी भी इंश्योरेंस उसकी चल रही है, दिवाला अभी भी उसका निकला पड़ा है। सो इन दैट केस अनडिस्चार्ज पर्सन कैन आल्सो नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, मैंने आज एप्लीकेशन किया है, हे कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, मैंने आज दैट इज एप्लीकेशन किया, हे कोर्ट मुझे आप क्या कर दो दैट इज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, बट अभी तक मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, तो मैंने अप्लाई किया है ना, बस डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अगर कोई चीटिंग फ्रॉड जैसा कुछ घोर पाप अन्याय करके बैठा हूं मैं, ठीक है, एंड इन दैट सर्कमस्टांस कोर्ट के समक्ष मेरी प्रक्रिया शुरुआत है और कोर्ट ने बोला कि दैट इज मिस्टर आरबी यू आर पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के लिए अंदर गया, बाहर आ गए हम। ठीक है, उसके बाद 5 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, 5 साल तक सजा सजा काटने के बाद भी 5 साल तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद नाउ यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड विद इम्प्रिजनमेंट वाह फॉर 7 years और मोर, अगर आपने 7 साल या फिर उससे ज्यादा अगर आप जेल में रह करके आए हो, अगर आपको 7 साल या फिर उससे ज्यादा की अगर आपको सजा काटने के लिए बोला है, तो आप जिंदगी में कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल समझो दैट इज मिस्टर अहमद करके समझो दैट इज व्यक्ति है, अगर वो दैट इज उसने क्या कोई चीटिंग फ्रॉड किया, ठीक है, इन दैट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट हैज ग्रांटेड हिम द इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years व्हिच इज 7 years और मोर, दैट इज 10 years को उसको इम्प्रिजनमेंट घोषित कर दिया, जिंदगी में कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। ठीक है, लाइफ टाइम आप नहीं डायरेक्टर बन सकते कभी। क्लियर है क्या? चलो, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, 7 साल या फिर उससे ज्यादा 7 साल के लिए भी अगर आपको सजा हुई तो आप कभी भी किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। सो दैट इज आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, देन आई कैन नॉट बिकम डायरेक्टर इन एनी कंपनी, कभी भी नहीं बन सकता, कोई भी कंपनी में कभी भी डायरेक्टर बन नहीं सकता। आई एम रिपीटिंग दिस सेक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, द मैटर इज दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 160 और बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, नेगेटिव लिस्ट है, कौन व्यक्ति डायरेक्टर बन नहीं सकते, कौन व्यक्ति डायरेक्टर बन नहीं सकते। ए, that is a person is unsound mind cannot become director of the company. Next, the person is declared by the court of law is insolvent, उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, बट अभी भी उसकी प्रक्रिया ना दैट इज इंसॉल्वेंसी वाली ही है, अभी तक वो सॉल्वेंट नहीं बना, मतलब इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अभी भी वो इंसॉल्वेंट ही है। सो इन दैट सर्कमस्टेंस ही कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, मैंने आज एप्लीकेशन किया है कोर्ट, आज एप्लीकेशन किया कि मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, अभी तक मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित किया नहीं है कोर्ट ने, मैंने अप्लाई किया है बट अभी तक मेरा एप्लीकेशन इज पेंडिंग, माय एप्लीकेशन इज जस्ट पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। हमने एप्लीकेशन किया और कोर्ट के समक्ष वो अभी पेंडिंग है, अब तक डिसीजन नहीं आया, स्टिल मैंने अप्लाई किया है ना, बस आई एम नॉट अलाउड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, आपने कुछ घोर पाप अन्याय मोराटरी चीटिंग फ्रॉड का
आपने कुछ ऑफेंस करके बैठे हो एंड कोर्ट ने आपको पनिशमेंट ग्रांट करी है, कोर्ट ने आपको पनिशमेंट ग्रांट करी, कितने की? द कोर्ट हैज ग्रांटेड द पनिशमेंट ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स। अगर आपको 6 मंथ्स के कम की है ना, तो फिर बाद में आपने अरे समझो 2 महीने की आपको समझो जेल हुई थी, तो उसके बाद आप जैसे बाहर आ जाओगे, आप डायरेक्टर बन सकते हो। बट अगर आपको 6 मंथ्स मतलब दैट इज अभी सब्सटेंशियली इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर 6 मंथ्स या फिर इससे ज्यादा की अगर आपको जेल की सजा अगर आप काट के आए हो, तो जैसे समझो 1 साल की हमारे गिवन केस में, इफ आई वेंट बिहाइंड द बार्स दैट इज इम्प्रिजनमेंट हुआ, 1 साल खत्म हुआ, 1 साल खत्म होने के बाद भी 5 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेसिकली क्या कर सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। अगर समझो आपको 7 साल या फिर इससे ज्यादा की सजा हो चुकी है, आपने बहुत बड़ा कानूनी जुर्म किया है और आपको 7 साल या फिर उससे ज्यादा का दैट इज आपको इम्प्रिजनमेंट हो रखा है, इन दैट सर्कमस्टेंस आप कभी भी डायरेक्टर बन नहीं सकते। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट दैट इज अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड देखते हैं। सो देखो नेक्स्ट ग्राउंड क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का। एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इज पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सी एग्जांपल समझो, दैट इज एक डायरेक्टर है, वो दैट इज कंपनी के बोर्ड में ही वाज वर्किंग एंड ही डिड सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, एंड उसके बाद समझो दैट इसको कोर्ट ने डिबार कर दिया कि भाई तू डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसको कोर्ट ने बाय ऑर्डर या फिर ट्रिब्यूनल ने कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करके बोले यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। सो इसमें उसको पेनल्टी पनिशमेंट प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, बट सेम टाइम उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। उसको डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर अगर कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने पास कर दिया है, इन दैट सर्कमस्टेंस जब तक उसका ऑर्डर दैट इज इन्फोर्समेंट में, जैसे 5 साल 3 साल 4 साल के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो जब तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन का इन्फोर्समेंट में है, तब तक वो कंपनी का डायरेक्टर बन नहीं सकता। ठीक है, तो देखो पहले डायरेक्टर मेरे को बताओ कौन नहीं बन सकता, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है और अभी भी वो इंसॉल्वेंट ही है, अभी भी उसने अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करके, सारे असेट्स को दैट इज बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ करके वो इंसॉल्वेंसी के स्टेटस से निकला नहीं, अभी भी वो इंसॉल्वेंट ही है, इन दैट सर्कमस्टेंस सच पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, मैंने एप्लीकेशन किया है, हे कोर्ट मुझे क्या कर दो, इंसॉल्वेंसी का स्टेटस ग्रांट कर दो। हे कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंसी का स्टेटस ग्रांट कर दो। अभी तक कोर्ट ने मेरा एप्लीकेशन देखा ही नहीं है, कोर्ट के पास मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोर्ट ने अभी तक इंसॉल्वेंट मेरे को ग्रांट नहीं किया है, जस्ट मैंने अप्लाई किया है ना, फिर भी आई कैन नॉट बिकम डायरेक्टर। अ डिक्लेयर्ड पर्सन कैन नॉट बिकम, अ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर, अप्लाइड पर्सन आल्सो कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, अगर आपने मोरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस किया है, चीटिंग फ्रॉड घोर अन्याय पाप आप करके बैठे हो, इन दैट सर्कमस्टेंस अगर आपको 6 महीने या फिर इससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, इन दैट सर्कमस्टेंस आप जेल की सजा काट के आओ, उसके बाद भी 5 साल आप रुको, रुको बेटा रुको, 5 साल तक रुको, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, अगर आपको 7 साल या फिर उससे ज्यादा तक की सजा हो चुकी है, 7 इयर्स या फिर उससे ज्यादा तक की अगर आपको इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस कर रखी है कोर्ट ने फिर ट्रिब्यूनल ने, इन दैट सर्कमस्टेंस यू कैन नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी विच केस। आप कोई भी कंपनी में कभी भी डायरेक्टर बन नहीं सकते, अपने घोर अन्याय प्राप्त करके बैठा है, हम ऐसे दोषी व्यक्ति को कंपनी के डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। मैट भाई, उसके पीछे रीजन भी है, अगर ऐसा कोई फ्रॉडस्टर व्यक्ति अगर किसी के बोर्ड में बैठता है, इतना इन्वेस्टर्स का पैसा इस कंपनी में लगा होता है, सो द मनी इज नॉट इन द करेक्ट हैंड्स ऑफ द पर्सन, व्हाई? बिकॉज द डायरेक्टर इज द पर्सन हु मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी आल्सो, राइट? So in that circumstances, they look after the operations of the company. So the law does not want the fraudulent person to occupy to the managerial position of the company. In that circumstance, such persons are disallowed from becoming the director of the company. Next, अगर आपको कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास करके रखा है, आपको पेनल्टी भी पड़ी है, आपका प्रोसिक्यूशन दैट इज आपके ऊपर प्रक्रिया भी शुरुआती है, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग भी शुरुआती है, पर आपको डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर पास कर दिया कि भाई तू डायरेक्टर नहीं बन सकता, तू कोई भी कंपनी का इतने समय तक डायरेक्टर नहीं बन सकता, को डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिबार कर दिया फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन बाय कोर्ट और बाय एनी ट्रिब्यूनल। इन दैट सर्कमस्टेंस जब तक आपका वो ऑर्डर, जब तक आपका वो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर इन्फोर्समेंट में है, तब तक आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्राइम और द लेवल ऑफ ऑफेंस यू हैव कंडक्टेड और डिफॉल्ट आपने जो अगर जो कंडक्ट किया है। ठीक है, अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है, जैसे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगा, आप डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, ही हैज नॉट पेड कॉल्स ऑन चेयर। भाई तू ही डायरेक्टर है, तू ही भाई क्या ही कर रहा है ये, बता दो क्या होता है, सुनो आई टेल यू। अभी एक्चुअली इसका होना बहुत दैट इज डिफिकल्ट है, आई टेल यू व्हाई। सी, आप दैट इज सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आप दैट इज
अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट हो, आपको मेरे से बेहतर और अच्छे से पता होगा, ठीक है? बेहतर हमारे से बेहतर नहीं, बट आपको अच्छे से पता डेफिनिटली होगा, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर, दैट इज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। पता है शेयर के पैसे टुकड़ों में कंपनी मांगती है, ठीक है? एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी। अब मान लो एक कंपनी के शेयर दैट इज ₹10 की है, उसकी फेस वैल्यू ₹10 की है। आप समझो, मान लो एप्लीकेशन के ऊपर पे करने थे, समझो ₹2, फिर अलॉटमेंट के ऊपर पे करने थे ₹3, देन फर्स्ट कॉल के ऊपर पे करने थे ₹2 एंड फाइनल कॉल के ऊपर पे करने थे ₹3। तो इस प्रकार कंपनी अपने दैट इज शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स के पास, अब डायरेक्टर ने भी शेयर लिया तो भाई तू शेयर होल्डर भी है, नो डाउट तू डायरेक्टर है, पर तू शेयर होल्डर भी है कंपनी का। इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अब हुआ देखो क्या, डायरेक्टर ने इतना सब मांगा था, और बाकी सारे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। ये बंदा खुद जो डायरेक्टर है, ठीक है, आज ड्यू डेट था पे करने का, ड्यू डेट था, सबको पे करना था, बट एक समझो मान लो किसी डायरेक्टर ने आज कॉल मनी समझो ₹2 पर शेयर पे करना था, उसने पे ही नहीं किया। ₹2 पर शेयर पे करना था, उसने पे ही नहीं किया। आज ड्यू डेट था, प्लस ड्यू डेट से 6 महीने भी जग गए, ठीक है? टुडे वाज ड्यू डेट एंड 6 मंथ्स हैज बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द ड्यू डेट, 6 मंथ्स और भी होके चले गए, बट फिर भी उस पर्सन ने अभी तक पैसे पे नहीं किए। ड्यू डेट आया, ड्यू डेट से 6 मंथ्स भी होके चले गए, फिर भी उस डायरेक्टर ने ही अभी तक पैसे पे नहीं किए। तो भाई ऐसे डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने का कोई भी दैट इज हक नहीं है। इन दैट केस ऐसा पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। If a person he has not paid calls on shares held by him and the period of second and the period of 6 months is elapsed, that is expired from the last date of payment of call, ड्यू डेट था, ड्यू डेट एक तो पहली बात तूने डिफॉल्ट किया, उसके बाद 6 महीने भी हो गए, तो 6 महीने हो चुके ड्यू डेट से, अभी तक तूने नहीं पे किया, सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू आर नॉट अलाउड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब बहुत बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्वेश्चन पूछना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच रेलेवेंट ऑल्सो। मान लो मैं डायरेक्टर हूँ, ड्यू डेट था आज, और ड्यू डेट से 3 महीने हो गया, 3 महीने बाद पैसे उसने पेमेंट कर दिया, आप बन सकते हो डायरेक्टर, क्योंकि 6 मंथ्स तक आप अगर कंटिन्यूस डिफॉल्ट रखते हो तो आप नहीं बन सकते। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आज ड्यू डेट था, आज आपको पैसे पे करने थे, मान लो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से ₹2 पे करना था, तो ड्यू डेट है तो आज ही पे कर दे भाई, पर इसने डिफॉल्ट किया। अगर डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट से 6 महीने हो चुके हैं, मतलब ड्यू डेट से 6 मंथ्स हो चुके हैं और अभी भी नहीं पे किया, तो तू डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो बन ही नहीं सकता है। बट आज समझो ड्यू डेट है और उसने 3 महीने में पे कर दिया, डिफॉल्ट से 3 महीने में उसने पे कर दिया, तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, फिर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। उधर लॉ क्या बोलता है, he has not paid calls on shares held by him and period of 6 months is expired, that is elapsed मतलब expired from the last date of payment of call। तो last date of payment of call that is nothing but due date, तो ड्यू डेट से 6 मंथ और हो चुके हैं, इन दैट सर्कमस्टेंस यू आर नॉट अलाउड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है? आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बनने के पोजीशन से। क्लियर है क्या? पक्का समझा आपको अच्छे से? चलो, he has been convicted with the related party transactions at any time in the previous 5 years। अब related party transactions क्या है? अब सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को मेंशन करके रखा है। अब रिलेटेड पार्टी मतलब क्या? मान लो मैं इट इज अगेन अ बिग सेक्शन, बट मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट देता हूं आपको समझने के लिए। मान लो दैट इज आई हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अगर मैं और मेरी वाइफ अगर ट्रांजैक्शंस करती है, मेरी वाइफ की एक अलग कंपनी है, ठीक है? सो मैं और दैट इज मैं डायरेक्टर हूं और मेरी वाइफ की एक और कंपनी है, हम दैट इज ट्रांजैक्शंस करेंगे, इट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शंस हुआ, ठीक है? या फिर एक कंपनी और उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ट्रांजैक्शंस करेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने से मना नहीं किया है, बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट किया गया। आपको प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, समझो दैट इज टाटा स्टील्स एंड टाटा मोटर्स है। टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स है, इनके प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑलमोस्ट देखो मोर और लेस समझो अगर सेम है, तो ये रिलेटेड कंपनीज हो गई। इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्या लॉ अलाउ करते हैं? सो आंसर इज यस। रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस अलाउड है, बट प्रोसीजर के हिसाब से, लॉ है, कायदा है, कानून है, उसको फॉलो करते हुए आपको करना है। बट समझो मान लो कोई डायरेक्टर है जिसने कायदा कानून को दैट इज खिलाफ जाते हुए, कॉन्ट्रावेंट करते हुए ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इंप्लीमेंट करवाए, इन दैट केस ऐसा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके ऊपर आरोप लगे कि भाई तू इस टाटा स्टील का डायरेक्टर था, इन दैट सर्कमस्टांस तूने जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी क्या रेगुलेट करा है या फिर बेसिकली जो इंप्लीमेंट करा है वो कॉन्ट्रावेंशन के रूप में थे, जैसे करने चाहिए थे लॉ में, जैसे बोला वैसे आपने किया नहीं है, इन दैट सर्कमस्टांसेस वो डायरेक्टर शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। क्लियर हुआ क्या? चलो, आई होप आपको समझ रहा है। सो बेसिकली he has been convicted, that is punished with the related party transaction at any time in the previous 5 साल।
तो पिछले 5 साल में आज समझो दैट इज अगर आपको 2025 में अगर आपको हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो हम पिछले दैट इज 5 इयर्स के लैप्स में देखेंगे। आप ये पूरे 5 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड में हम देखेंगे, अगर आपका एक बार भी अपने दैट इज ऐसा कुछ काला-कांडी किया है, दैट इज अपने फ्रॉड करा है, मतलब किसी रिलेटेड अपने ट्रांजैक्शंस का डिफॉल्ट किया है। पिछले 5 साल में एक बार भी अगर आपने डिफॉल्ट किया है ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इन दैट सर्कमस्टेंस यू आर नॉट अलाउड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। 2025 में अगर आपको डायरेक्टर बनना है, तो हम चेक करेंगे दैट इज समझो 2024 चेक करेंगे, 2023 चेक करेंगे, 2022 चेक करेंगे, फिर 2021 एंड 2020 भी चेक करेंगे। सो 2021 पूरे 5 साल में हम दैट इज हमने चेक करा, और उसके बाद हमको पता चला कि दैट इज समझो आपने इसमें डिफॉल्ट किया ही नहीं है। सो अगर आपने पिछले 5 साल में डिफॉल्ट नहीं किया, तो यू आर अलाउड टू बिकम डायरेक्टर। मान लो आपने समझो 2023 में डिफॉल्ट किया और आपको 25 में बना, तो इट इज नॉट अलाउड। सो पिछले 5 साल में अपने रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन के अंदर डिफॉल्ट किया रहना नहीं चाहिए, फिर आप नहीं तो फिर आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्लियर है क्या? चलो अभी अपन आगे बढ़। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट इज नेक्स्ट ग्राउंड क्या बोलती है? इज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152 टू सबसेक्शन 3। सर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है? इट स्पीक्स अबाउट डिन। अगर किसी डायरेक्टर के पास कोई वैलिड डिन नहीं है, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ वैलिड डिन, द पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने प्रीवियस दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी मेंशन किया था, द पर्सन मस्ट हैव वैलिड डिन, मतलब उस व्यक्ति के पास एक वैलिड डिन होना चाहिए, तो ही अपन उसको दैट इज क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर। सो यही बोला है, हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152 सबसेक्शन 3। इट स्टेट्स दैट अ पर्सन मस्ट हैव वैलिड डिन, then only that person shall be appointed, can be appointed as the director of the company, otherwise it shall be disqualified. Next, has not complied with section 165 subsection 1, a very good section, one of my favorite section in director series, that is ये आपके syllabus में नहीं है sad, but at the same time in CMA final you have this section, that is it talks about maximum number of directorship. See section 149 subsection 1 हमने क्या पढ़ा? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक कंपनी में कितने मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं, बट एक व्यक्ति कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, उसके लिए सेक्शन 165। सो आपके दैट इज इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 20 कंपनीज। तो मैं अगर एक पर्सन हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूँ। उसके अंदर भी दैट इज प्राइवेट में इतना, पब्लिक में इतना लिमिट है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट इज अ पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर इन नॉट मोर देन, मतलब मैक्स टू मैक्स आई कैन बिकम डायरेक्टर इन 20 कंपनीज। अब रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ऐसे में 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता हूँ। एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन, सिंगल मतलब दैट इज एक सिंगल पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर इन दैट इज मैक्स 20 कंपनीज। नो डाउट इसका अंदर बाइफर्केशन है, प्राइवेट में इतने होने चाहिए, पब्लिक में वो दैट इज आपको हायर लेवल्स में पता चलेगा। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड विद सेक्शन 165 सबसेक्शन, इसका मतलब अगर समझो मैं ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन चुका हूँ, तो अभी मैं एडिशनल किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। सिंपल, क्लियर है कि नहीं? दैट वे। सो हैज नॉट कंप्लीटेड विद सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, इसका मतलब अगर किसी पर्सन के पास वैलिड डिन नहीं है, सो व्यक्ति वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्टली अगर किसी पर्सन ने दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है, दैट इज मैं ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन गया हूँ या फिर बन चुका हूँ, सो मैं एडिशनली किसी भी कंपनी में ऐसा डायरेक्टर सर्व अपॉन नहीं कर सकता। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। सो सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन का अपन ने एक पार्ट कर लिया, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट भी अपने करना है। सो अगेन अपन इसको रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। सी इसका एक सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों है, हमारे को दोनों अच्छे से कंप्लीट करने। एक बार क्विक रिवीजन, आई आपको समझा, बट फिर से हम रिवीजन में भी रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चलो लेट्स गो। सो दैट इज कौन व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता एज पर सेक्शन 164। डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 164। डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 164। सो कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता? ए दैट इज जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट दैट इज जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। सर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, but that person has not still basically came out of that insolvency, अभी भी वो insolvency के अंदर ही है। So in that case that person is disallowed from becoming as a director. Next, now I have applied, just now I have applied to the court of law. Hey court, please declare me, hey court, please declare me as insolvent. The court has not declared me yet, I have just applied to the court. My application for declaration or basically to declare me as an insolvent is pending. The court has not declared me yet. Still, I have just applied. Okay, so applied person is not still not allowed.
You have declared by court, not allowed, definitely not allowed, because you are insolvent. Next, I have applied to the court, so applied person is also not allowed. Clear हुआ क्या? Next, that is, next कौन सा है? That is yes, कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अगर आपने कोई मोरल टर्पिट्यूड को ऑफेंस करके रखा है और चीटिंग, फ्रॉड, अपने ऐसा ऑफेंस कंडक्ट करके रखा है और कोर्ट ने आपको 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स एटलीस्ट, दैट इज सॉरी 6 मंथ्स का आपको क्या करके रखा है? 6 मंथ्स का आपको इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ्स का आपको इम्प्रिजनमेंट घोषित करके रखा है। माय बैड, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर कोर्ट ने समझो दैट इज हैव कंडक्टेड मोरल टर्पिट्यूड को ऑफेंस अगर आपने कंडक्ट करके रखा है, इन दैट केस कोर्ट ने आफ्टर प्रोसिक्यूशन आपको 6 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट दे करके रखी है। इन दैट सर्कमस्टांसेस आप देखो सजा काट करके आ गए। इन माय केस समझो मैंने चीटिंग फ्रॉड का ऑफेंस मेरे ऊपर दर्ज हुआ एंड दैट इज में हवाला दैट इज जाकर के आया। आई वेंट टू कोर्ट, आई वेंट टू दैट इज जेल एंड आई केम बैक। आज आ गया हूँ, आज से 5 साल तक मुझे रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आई कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। नेक्स्ट क्या था? अगर कोई व्यक्ति 7 साल या फिर उससे ज्यादा इम्प्रिजनमेंट दैट इज जेल में रह करके आता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है? दैट इज अगर आपको कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया दैट यू मिस्टर ए, यू कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर 5 years। आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपने ये कंडक्ट किया, आपने उस कंपनी में बहुत मिसकंडक्ट की है, आपने मिसमैनेजमेंट किया है, आपने अफेयर्स प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं किया, आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। और अगर उस डायरेक्टर के ऊपर केस हुआ, कोर्ट में गया केस, ट्रिब्यूनल ने बोला आप 3 साल तक किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, इट इज कॉल्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इफ द कोर्ट has disqualified any person for that is from becoming as a director, जो भी उनके डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर में जितना भी टेन्योर लिखा हुआ होगा, उस टेन्योर के लिए दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट हो चुका है। समझो डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर लिए हैं एंड शेयर के ऊपर कॉल पेमेंट करनी है और कॉल पेमेंट से 6 महीने हो चुके हैं। ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे पे कर देने चाहिए थे, बट दैट डायरेक्टर हैज नॉट मेड द पेमेंट ऑफ द कॉल। सो इन दैट सर्कमस्टांस पेमेंट ड्यू डेट से भी 6 मंथ्स भी एक्सपायर हो चुका है, 6 मंथ्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है। इन दैट सर्कमस्टांस वो डायरेक्टर क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ रहा है। आई एम श्योर दैट आपको समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे प्लीज वापस पूछेगा, कमेंट सेक्शन में पूछे या फिर आप इंस्टाग्राम के पेज पे भी जाके हमारे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लेरिफाई हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड था हैज बीन कन्विक्टेड द रिलेटेड वाले ट्रांजैक्शंस। होल्डिंग सब्सिडरी आर द रिलेटेड पार्टी, अगर उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है सो आंसर इज यस। बट अगर किसी डायरेक्टर ने अगर बेसिकली कुछ दैट इज ऑफेंस कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, मतलब 188 के हिसाब से करना चाहता, मतलब रिलेटेड पर ट्रांजैक्शंस के रूल्स है, आपने इसको कॉन्ट्रावेंशन करके ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करे तो इट इज नॉट अलाउड। देखो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, अनलेस एंड अनटिल आई एम सैटिस्फाइड दैट कि आपको समझा है तब तक हम इसको रिपीट करते ही रहेंगे। सुनो सुनो क्विकली समझो एबी से लिमिटेड है एंड दैट इज जेड लिमिटेड करके कंपनी है। इट इज होल्डिंग कंपनी, इट इज सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? रिलेटेड पार्टीज हो गए। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज हो गए। सो क्या लॉ अलाउ करते हैं रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन? सो आंसर इज यस, रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन अलाउड है, बट आपको सेक्शन 188 को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर रूल्स मेंशन्ड है, इसके अंदर प्रोविजंस मेंशन्ड है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको करना है। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना गलत नहीं है, लॉ ने अलाउ किया है, वैलिड है, बट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस कायदे के हिसाब से करना पड़ेगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, सो सेक्शन 188 को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो दैट इज यहाँ का डायरेक्टर है दैट इज मिस्टर ए और यहाँ का डायरेक्टर है मिस्टर समझो एच। ठीक है, तो इन्होंने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से खुद नहीं कर पाएंगे, दीज आर द मैनेजर्स। तो इन्होंने क्या किया? ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया, बट उन्होंने कुछ ना लिमिट्स को नहीं देखा। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने चाहिए थे, दैट इज वो फॉलो नहीं किया और फिर भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया गया। बाद में जब ये कोर्ट के दैट इज लॉ को जब पता चला, ठीक है, व्हेन इट वाज बीइंग ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट ने क्या डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया था इनके ऊपर। ठीक है, मतलब इनको 188 के अंदर दैट इज सेक्शन 188 के अंदर इन्होंने दैट इज रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो किया, बट वो रूल्स के हिसाब से नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन किया है। सो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिस्टर ए या फिर मिस्टर एच, अगर ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने पिछले, आज उनको डायरेक्टर बनना है हमारे कंपनी में 2025 में, तो पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो पिछले 5 साल में अगर इनमें 5 साल में, पिछले 5 सालों में अगर इन्होंने रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन्स का एक बार भी अगर ऑफेंस किया है, तो आज हमारे कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे कि समझो 2020, 2021, 2022, 2023,
है, समझो 2024 एंड अभी तो 2025 चालू है। हमारे को 2025 में समझो मिस्टर, ये समझो इन्होंने ऑफेंस किया था 2022 में ऑफेंस किया था। सो मान लो मिस्टर ए है जिसको हम सोचे थे कि डायरेक्टर अपॉइंट करें, उसने 2022 में 188 का रिलेटेड बड़े ट्रांजैक्शंस को ऑफेंस कंडक्ट करके रखा है, तो 2025 में क्या वो डायरेक्टर बन सकता है क्या? आंसर इज नो। पिछले 5 साल में 188 के अंदर दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर उसने कोई भी ऑफेंस किया हुआ रहना नहीं चाहिए। अगर उसने ऑफेंस कंडक्ट किया होगा सो दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या था कि दैट इज समझो सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 को आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कंप्लेन नहीं किया है, इसका मतलब आपके पास वैलिड दिन ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास वैलिड दिन नहीं है सो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? डायरेक्टर बन नहीं सकता। नेक्स्ट उसके बाद जो नीचे का उसका लिमिट था दैट इज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 165 सबसेक्शन 1, मतलब एक व्यक्ति मैक्स टू मैक्स 20 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर बन सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर मैं समझो 20 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर बन सकता हूँ, ऑलरेडी मेरा 20 का लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। सो इन दैट सर्कमस्टांस आई एम डिस्क्वालिफाइड। अब मैं फर्दर कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन नहीं सकता। आई होप आपको दैट इज सेक्शन 164 का पार्ट 1 अच्छे से समझा होगा। ठीक है, सो इसमें पर्सन है दैट इज डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनसॉन माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अप्लाइड इंसॉल्वेंट है, ऐसे व्यक्ति डायरेक्टर कंपनी के बन नहीं सकते। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब एक और है। ओके, सो अभी अपन ने सबसेक्शन 1 दैट इज सेक्शन 164 सबसेक्शन उनके सारे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स देख लिए, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट सारा देख लिया। अभी अपन देखेंगे सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के ग्राउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है, इनके बेसिस पे भी अगर दैट इज आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। सो क्या है वो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के ग्राउंड्स? ये थोड़े ट्रिकी है, बहुत से स्टूडेंट्स के इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। एकदम एकदम धीरे एकदम प्रॉपर तरीके से डिकोड करते हुए चलते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस सबसेक्शन 2 टेल्स अस अबाउट। ठीक है, पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी व्हिच has not filed the financial statements or annual return for the period of 3 continuous years। मान लो एक कंपनी है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है। आपको पता है जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है दैट इज 31 मार्च को अकाउंटिंग अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके रेडी करने पड़ते हैं, उस दिन तो बस आपकी बुक्स क्लोज होती है। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करते हो और आपको उसका एक कॉपी दैट इज AOC4 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कॉपी आपको, ये फॉर्म आपको याद रखना है इसलिए लिख रहा हूँ। AOC4 दैट इज AOC का भी फुल फॉर्म है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। AOC4 आपको फाइल करना पड़ता है, ठीक है, एवरी ईयर। एट द सेम टाइम आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज MGT 7 है उसका फॉर्म। एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एवरी ईयर फाइल करना पड़ता है ROC के पास, और ये मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ता है। मान लो कोई कंपनी है जिसने पिछले तीन कंटिन्यूस ईयर्स में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया है या फिर एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है। एक कोई कंपनी है जिसने डिफॉल्ट किया है, मतलब फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और या फिर उस कंपनी ने डिपॉजिट लिए थे। अब देखो दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है डिपॉजिट, एक होता है डिबेंचर। डिपॉजिट कंपनी लेती है, मतलब लोगों के पास से कर्जा लेती है। डिबेंचर में भी कर्जा लेती है, डिपॉजिट में भी लोगों के पास से कर्जा लेती है। बट डिपॉजिट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड डिबेंचर इज फॉर लॉन्ग टर्म। जो कंपनी उधार लेती है डिपॉजिट के रूप में, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन। और डिबेंचर के रूप में दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म लोन। अगर आप किसी के पास से लोन लेते हो तो आपको उसको टाइम पे रिपेमेंट भी करना है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, एट द सेम टाइम आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। सो कंपनी ने क्या किया था, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे और डिबेंचर, या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे या तो डिबेंचर एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। और कंपनी ने फिर डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू डेट पे उसको पे नहीं किया या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या तो डिबेंचर को ड्यू डेट पे रिडीम नहीं किया या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या तो कंपनी ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस नहीं डिक्लेयर कर दिया था डिविडेंड देंगे, और आपको पता है वंस कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड उनको पे करना कंपलसरी है। सो इन दैट सर्कमस्टांस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया बट अभी तक पे नहीं किया, मतलब इसमें डिफॉल्ट कर दिया। किसमें? या तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट का अमाउंट, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, जो डिक्लेयर डिविडेंड उसको पे नहीं किया है। और जब से ये दैट इज ड्यू डेट्स आके चली गई इन तीनों की, उससे 1 साल भी हो गया, मतलब डिफॉल्ट से 1 साल हो गया, दैट इज 1 ईयर और मोर हो चुका है। इन दैट सर्कमस्टांस ये दोनों ग्राउंड्स के बेसिस पे, दोनों में से कोई एक भी ग्राउंड्स अगर हिट होता है, इन दैट सर्कमस्टांस ऐसी कंपनी के जो सारे डायरेक्टर्स है, जितने भी डायरेक्टर्स सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो डायरेक्टर्स किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। मान लो एक ABC लिमिटेड कंपनी है, हम ABC लिमिटेड कंपनी ले लेते हैं, ठीक है।
ये एबीसी कंपनी लिमिटेड जो है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर दैट इज 10 डायरेक्टर्स है। अब आपको पता है व्हाई इट इज बीइंग गिवन सच प्रोविजन, बिकॉज डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कैसे खुद फाइल करेगी? ये डायरेक्टर्स ही तो होती है जिनकी साइन लगती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एनुअल रिटर्न्स के ऊपर, जिनके साइन एंड ऑथेंटिकेशन के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करी जाती है, एनुअल रिटर्न फाइल करा जाता है आरओसी के साथ। और एट द सेम टाइम ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। लोन दैट इज डिबेंचर इशू करने का, फिर डिबेंचर रिडम्पशन करने का, ये भी काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, बाद में डिपॉजिट का रीपेमेंट करना, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, इनका ही तो काम होता है। ठीक है, सो अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिन्यूसली 3 साल तक फाइल नहीं करती, या फिर एनुअल रिटर्न कंटिन्यूसली 3 साल तक फाइल नहीं करती, या फिर कंपनी डिपॉजिट का पैसा देने से दैट इज डिफॉल्ट करती है 1 साल से ऊपर, मतलब आज ड्यू डेट है 2025 में पैसा पे हो जाना चाहिए था, बट 2026 हो गया, मतलब 1 साल हो गया, डिफॉल्ट से भी 1 साल हो गया, डिपॉजिट का पैसा पे करने का तारीख 2025 था, या फिर डिबेंचर के ऊपर पे करने का तारीख 2025 था, बट अभी 2026 आ चुका है फॉर एग्जाम्पल, अभी तक पैसा पे नहीं किया है। सो ऐसे कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है वो सारे क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो सेम कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं बन सकते। सेम कंपनी में अभी आज डायरेक्टर हो, आज ये 10 के 10 इस कंपनी में डायरेक्टर है, तो वापस रीअपॉइंट भी इस कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते, और बेसिकली ये किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। कितने टाइम के लिए? फॉर सच पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन दैट कंपनी, मतलब जो डिफॉल्टिंग कंपनी है वो, और अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। सो डिफॉल्ट से 5 साल तक अब डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। मतलब जिस कंपनी ने डिस्क्वालिफिकेशन किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है 3 साल तक, या फिर डिविडेंड पे नहीं किया है, या फिर डिबेंचर का पैसा रीपे नहीं किया है, या फिर डिपॉजिट का पैसा रीपे नहीं किया है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया है, एंड ये डिफॉल्ट से 1 साल या फिर उसके ऊपर हो चुका है, 1 साल या फिर उसके ऊपर हो चुका है। सो इन दैट सर्कमस्टेंस ऐसे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई, जितने भी डायरेक्टर होंगे सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसका एक एक्सेप्शन ही बताता हूँ बाद में। उसके सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो सेम कंपनी में डायरेक्टर है, ऐसा अभी तो ऑलरेडी डायरेक्टर है, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ना ही वो किसी और कंपनी में से डायरेक्टर बन सकते हैं फॉर 5 years। ठीक है, फॉर 5 years, जिस दिन ये डिफॉल्ट बाहर आया उससे विदिन 5 years तक आपको डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी। आप सेम कंपनी में वापस डायरेक्टर नहीं बन सकते, और दैट इज आप किसी और दैट इज कंपनी में से डायरेक्टर सर्व नहीं कर सकते। क्लियर है? एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। मान लो एक कंपनी है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न्स कंटिन्यूसली 3 साल तक फाइल नहीं किया, या फिर उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे, या फिर डिबेंचर एक्सेप्ट किए थे, या फिर उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, और उसका ड्यू डेट आके चला गया और अभी तक कंपनी ने उसको पे नहीं किया, और ड्यू डेट से 1 साल भी हो गया, मतलब डिफॉल्ट करके 1 year और मोर भी टाइम पीरियड हो चुका है। सो इन दैट केस ऐसे कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है वो सेम कंपनी में वापस डायरेक्टर नहीं बन सकते। आज डायरेक्टर हो, ठीक है, वापस डायरेक्टर नहीं बन सकते, और एट द सेम टाइम आप बाकी और किसी कंपनी के भी डायरेक्टर नहीं बन सकते फॉर 5 years। आज डिफॉल्ट से 5 years तक आप बेसिकली डायरेक्टर नहीं बन सकते, फिर डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर लग जाएगी। क्लियर है? सच पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, और अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। क्लियर है? अब आपने बोला था सर एक्सेप्शन क्या है? अब मान लो ये सब जो डिफॉल्ट है, वो समझो दैट इज 2025 में हुआ है, इन द मंथ ऑफ अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2025 में डिफॉल्ट बाहर आया। ठीक है ना, एंड दैट इज आरओसी, दैट इज बोल लेके आप सारे डायरेक्टर्स जितने भी 10 डायरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब दैट इज उनको सर ये एबीसी लिमिटेड है वो कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कंपनी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। आपने जो दैट इज जो गंद मचा के रखी है, आपने जो दैट इज डिफॉल्ट करी है, आपको उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ से निकलना है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये डायरेक्टर्स को आज ऑफिस वेकेट नहीं करना है। हाँ, बट ये 10 डायरेक्टर और भी बाकी कंपनी में डायरेक्टर्स है, ये 10 डायरेक्टर और भी बाकी समझो 2-3 कंपनी के डायरेक्टर है, वहां से इनको आज ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, सो दैट इज आरओसी ने क्या बोल दिया, अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब ये अगस्त 25 पे डिफॉल्ट बाहर आया, ये अगस्त 25 को डिफॉल्ट बाहर आया, बट उसके पहले जस्ट एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, मतलब दैट इज 6 महीने पहले, ये डिफॉल्ट से 6 महीने पहले कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। मान लो अच्छा डिफॉल्ट हुआ है, और उससे 6 मंथ्स पहले समझो मिस्टर आरबी मैं डायरेक्टर से अपॉइंट हुआ था। सो इन दैट केस मुझे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, बिकॉज ये तो पिछले 3 साल का डिफॉल्ट है, ये पिछले 1 साल का डिफॉल्ट है, तब तो मैं था ही नहीं, मैं तो बस नया नया व्यक्ति आया हूँ। सो इन दैट केस मुझे ये डिफॉल्ट नहीं लगेगा। सो मैं बाकी कंपनी में डायरेक्टर बन भी सकता हूँ, और दैट इज मैं सेम कंपनी में डायरेक्टर ये अपॉइंट भी हो सकता हूँ। आई होप आपको एक और बार बताना चाहिए, मैं आपको एक और बार रिपीट करता हूँ एक्चुअली ये प्रोविजन क्या बोलता है। नो वरीज गाइस, आपको अगर नहीं समझता है
डेफिनेटली आप यू आर फील फ्री टू रीच आउट टू अस। दैट इज आप इंस्टाग्राम के पेज पे कमेंट कर सकते हैं एंड आई बेसिकली गिव यू अ वॉइस नोट आल्सो अबाउट इट। ठीक है, देख लो, समझ लो, वापस समझते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसके बोर्ड पे ना 10 डायरेक्टर्स है। मैं यहाँ पे +1 लिखता हूँ, इसका आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 10 डायरेक्टर्स है एंड इसने इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। देखो क्या डिफॉल्ट किया है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज जो एओसी 4 के अंदर है वो फाइल नहीं किया है। एओसी 4 के अंदर है वो उसने फाइल नहीं किया, या फिर बेसिकली एनुअल रिटर्न उसने फाइल नहीं किया, जो कि एमजीटी 7 में भरना होता है। ठीक है, एमजीटी 7, एमजीटी 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया या फिर उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है। ठीक है, और वो भी 3 साल तक फाइल नहीं किया है। 3 साल तक फाइल नहीं किया है। तो ऐसे कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है, ये एक ग्राउंड है, हाँ, ये एक ग्राउंड है, और के बाद का अपन बाद में देखते हैं। ऐसे कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है, सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई किसके लिए, मतलब वो सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते अभी जितने समय के लिए हो रहे हो। दैट इज समझो आप 5 साल के लिए अपॉइंट हुए, तो आप ये 5 साल का इस कंपनी में दैट इज आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी आपको निकलना नहीं पड़ेगा, आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते सेम कंपनी में। आप एबीसी लिमिटेड में 10 डायरेक्टर्स हो, आपकी कंपनी ने ये डिफॉल्ट करके रखा है, तो आज आपको ये ऑफिस छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको रीअपॉइंट नहीं हो सकते, बस आप ये रीअपॉइंट यहाँ पे फिर से नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर लग चुकी है। एट द सेम टाइम आप और कोई अदर कंपनी के अंदर भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते, बट कितने टाइम के लिए, जिस दिन डिफॉल्ट बार है उससे 5 इयर्स तक के लिए। 5 इयर्स तक के डिफॉल्ट, जब भी डिफॉल्ट है उससे 5 इयर्स तक ये ऑर्डर एनफोर्समेंट में रहेगा। क्लियर है क्या? एट द सेम टाइम देखो दूसरा ग्राउंड क्या बोलता है। दूसरा ग्राउंड ये बोलता है, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब तो प्रॉपर किया था, बट कंपनी ने डिफॉल्ट किस चीज में किया, कंपनी ने डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ था उसको उसको पे नहीं किया है, या फिर उसने डिपॉजिटर्स के पैसे को पे नहीं किया है, विद इंटरेस्ट उसने पैसे पे नहीं किया है, फिर डिबेंचर होल्डर्स के पैसे को पे नहीं किया है, और ये डिफॉल्ट से 1 ईयर और मोर हो चुका है। इन दैट केस, मतलब पैसे देने की तारीख से 1 ईयर और मोर हो चुका है। इन दैट सर्कमस्टांस कंपनी के सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर ये बोलता है कि आप 5 साल तक सेम कंपनी में वापस डायरेक्टर नहीं बन सकते, और बेसिकली आप दूसरे कंपनी में भी एज डायरेक्टर सर्व नहीं कर सकते 5 इयर्स तक। ठीक है, अच्छा, आज आपको ऑफिस छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप 5 साल तक, मतलब इसके बाद आप वापस अपॉइंट नहीं हो सकते सेम कंपनी में, बट आज से अब बाकी और कंपनी में डायरेक्टर बन नहीं सकते, और ऑलरेडी डायरेक्टर तो वहां से छोड़ना पड़ेगा, सेम कंपनी से आपको ऑफिस छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब सर अपने +1 क्यों रखा है? अब मान लो ये डिफॉल्ट तो आज बार है, डिफॉल्ट तो आज बार है, बट अभी ये डायरेक्टर जो न्यूली अपॉइंट हुआ था पिछले 6 मंथ, मतलब आज डिफॉल्ट हुआ, इसके पिछले 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर कोई नया डायरेक्टर आता है, आज डिफॉल्ट हुआ उसके पिछले 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर कोई नया डायरेक्टर आता है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन लागू नहीं, क्योंकि उसके कोई गलती नहीं हो, तो नया नया है, अभी अभी हम आए, ये तो इन्होंने पुराने डायरेक्टर्स नहीं है ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, चलो विद दैट वी कंक्लूड टुडेस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन दैट इज आगे के प्रोविजन देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से प्रोविजन समझोगे। एक बार अपन अच्छे से दैट इज देख लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में भी रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। आई होप अच्छे से समझो, एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ लगे तो दैट इज आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, गुड बाय।